कई लोगों ने इसमें क्लेम भी किया है बहुत पहले कि भाई हमने सपना देखा और वो आगे जाके सच हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। देर आर सम पीपल जिनके पास ऐसी पावर्स हैं, थोड़े से ज़्यादा रिफाइंड हैं, वी कैन से उनके सेंस ऑर्गन्स, तो उनको ये इंट्यूटिव पावर ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी अगर हमको जो पावर बढ़ानी है, ब्रेन पावर, तो हमको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इसीलिए तो हेल्पफुल होता है। हिप्निक जर्क क्या है? हिप्निक जर्क में क्या होता है कि आप जैसे सोए, जस्ट सोते ही आपको ऐसा लगता है जैसे झप से नीचे गिर गए। बिल्कुल। तो स्लीप पैरालिसिस भी एक टर्म होती है इसमें, राइट? हाँ, होती तो है। स्वागत है दोस्तों आपका द की मोमेंट पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमने बात की ड्रीम्स के बारे में। क्या होते हैं ड्रीम्स, क्या ड्रीम्स की साइकोलॉजी होती है और क्या वाकई हम अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना के बारे में हमने जाना हमारी आज की गेस्ट डॉक्टर चंचल पाल मैम से। डॉक्टर चंचल पाल मैम एक साइकोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी एंड मेंटल हेल्थ जयपुर में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और भी गेस्ट को हमारे शो पे लाने का और क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाने का। उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आएगा। दिस इज द की मोमेंट, एंजॉय द एपिसोड। स्वागत है चंचल मैम आपका द की मोमेंट पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। सबसे पहले हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत ड्रीम से ही करेंगे, तो आप सबसे पहले बताइए कि ड्रीम्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, क्यों आते हैं और क्या ही इनका रीज़न रहता है। मनीष, ऐसा है कि पूरी दुनिया, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट ड्रीम्स को समझना चाहते हैं। एंड फैक्ट इज कि आज तक भी साइंस ड्रीम्स को एंड इनफैक्ट वी कैन से स्लीप्स को पूरी तरह से नहीं जान पाए। अगर मैं आपको एक बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट दूं कि ड्रीम्स क्या है, तो जो सिगमंड फ्रॉइड है, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड सेड कि ड्रीम्स आर द रॉयल रूट टू द अनकॉन्शियस। ये एक ऐसी सड़क है जो आपके पूरे अनकॉन्शियस तक जाती है, वो जगह जहाँ आप भी नहीं जा सकते, और वहाँ से जो आपके अनकॉन्शियस में जो मटेरियल है वो ड्रीम्स के फॉर्म में आता है। कैन यू बिलीव? ऐसा होता है कि आपके अनकॉन्शियस में जो चीज़ें हैं वो आप ड्रीम्स के फॉर्म में देखते हो। डू हो यू सकता है, बिलीव? हो सकता है बिल्कुल। आपने कभी ड्रीम कंटेंट को फोकस किया है कि आपने क्या देखते हैं, वो ड्रीम क्यों आया? एंड मोस्ट ऑफ टाइम तो लोगों को ये जानने की रहता है कि मैंने आज ये देखा, इसका मीनिंग क्या होगा। बिल्कुल लोग गूगल करते हैं। बिल्कुल। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग कि जो चीज़ें आज तक साइंस को नहीं पता, साइकोलॉजिस्ट को नहीं पता, लेकिन गूगल को पता है। ठीक, है सही ना? बात। कितना इंटरेस्टिंग कि गूगल पे सब कुछ है लेकिन वो सही नहीं है। हर ने अपनी तरह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है ड्रीम का, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्यों होता है। साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो ड्रीम कंटेंट होता है ना, वो वैसा नहीं होता जैसा कि आप उसको देख रहे हो। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके आपके ड्रीम कंटेंट में जो भी आप नरेशंस देख रहे हो, जो भी आपके आपके ड्रीम सीक्वेंस है ना, इनफैक्ट वो एक डिस्गाइज्ड फॉर्म है एक्चुअल आपके अनकॉन्शियस मटेरियल का। और मैं आपको ठीक से समझाती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारी बहुत सारी रिप्रेस्ड डिज़ायर्स हैं। रिप्रेस्ड डिज़ायर समझते हैं? जो रिप्रेशन, हमारे बहुत सारे अगर मगर काश रह जाते हैं, बिल्कुल है ना? अधूरी इच्छाएं, ठीक। हर इच्छा पूरी नहीं होती है, तो वो कहाँ जाती है? वो हमारे अनकॉन्शियस में दफना दी जाती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना? भूलते नहीं हैं हम उसको, भुला दिया जाता है उस सब को। क्यों? कि आपको तकलीफ़ नहीं हो। अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचें, पेनफुल जो भी आपके इवेंट्स थे, उसको सोच-सोच के आप परेशान होंगे, तो आज का जो आप इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं करेंगे ना। तो हमारा सेल्फ जो होता है, हमारी पर्सनैलिटी में से उस पर्टिकुलर पोर्शन को लेके उसको अनकॉन्शियस में डाल देता है। तो सारी आपकी अनफुलफिल्ड विशेज़ और जो पेनफुल मेमोरीज़ हैं, वो आपके अनकॉन्शियस में स्टोर्ड हैं। एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, एंड स्पेशली मैं नाम लूँगी सिगमंड फ्रॉइड का, जिन्होंने पहली बार ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे काम किया, कि ड्रीम में जो कंटेंट है वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपके कौन से डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड हैं, जो आपकी न्यूरोटिक डिसऑर्डर का रीज़न हो सकती हैं। तो उसको हम एक्सप्लोर करें, उस न्यूक्लियस को एक्सप्लोर करके हम उन जो हमारी न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो फिर होता क्या है कि वो अनकॉन्शियस मटेरियल जब आपके कॉन्शियस गार्ड्स ऑफ हो जाते हैं, जब आप सो जाते हैं,
तो वो सारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रिलेटेड जो सारा मटेरियल है वो उनमें से कुछ कभी कुछ अपना रूप बदल के, अब रूप बदल के क्यों आती है उस पे भी बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है। इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म वो आपके ड्रीम्स के फॉर्म में आती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ड्रीम्स आर द रॉयल रूट टू द अनकॉन्शियस। आपके अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि वो एक ऐसी रोड है जिस पे से चल के आपके अनकॉन्शियस जो मटेरियल है वो आपके मेमोरी के टाइम सॉरी आपके जो ड्रीम्स हैं उसके टाइम पे आप ड्रीम्स के फॉर्म में देखते हो। व्हेन यू स्लीप कॉन्शियस गार्ड ऑफ हो गए, अब वो आ सकती हैं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आता है कि लोग फ्यूचर देखने का इसमें क्लेम करते हैं, या फिर क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं ड्रीम के थ्रू? ऐसा होता है क्योंकि कई लोगों ने इसमें क्लेम भी किया है बहुत पहले कि भाई हमने सपना देखा और वो आगे जाके सच हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। सी मनीष, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत लोग पूछते भी हैं और ये क्लेम भी करते हैं, ये भी सच है कि ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोगों का परसेंटेज मैं आपको बताऊं कि ऐसी पावर्स 10 to 15% लोगों के अंदर है कि वो ऐसे ड्रीम्स सीक्वेंस उनके आए उनकी लाइफ में, और जो उन्होंने ड्रीम्स में देखा वो उनकी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में एग्जैक्ट वैसा की वैसा हुआ। लेकिन साइंस, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजिस्ट अभी तक जो उनकी रिसर्चेस हैं उसमें इसको कंफर्म नहीं कर पाए, बट ये है, इस पर रिसर्चेस भी चल रही हैं। एक बहुत अच्छा फेमस एग्जांपल है हिस्ट्री में, अगर आपको जानते हो तो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे इब्राहिम लिंकन। तो उन्होंने अपने एक ड्रीम 2 वीक पहले जो उनका हुआ था असैसिनेशन, उसके पहले 2 वीक पहले उनको एक ड्रीम आया, और एग्जैक्ट उन्होंने ये जो कुछ बाद में हुआ उनके असैसिनेशन के बाद में, कि वो जहाँ लेटे हुए थे, जहाँ उनको ऐसे कर रहे थे, वो सब उन्होंने 2 वीक्स पहले देख लिया था ड्रीम से, और उन्होंने अपने वाइफ को एंड अपने फ्रेंड्स को बता दिया था। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर मैं आपको बताऊँ इसका कनेक्शन है हमारी इंट्यूटिव पावर से। ह्यूमन बींग्स के पास में ना बहुत सारी पावर्स हैं। आप ये सोचो कि हम सिर्फ देख सकते हैं, नहीं, वी हैव 7 सेंसेस। तुमको पता है 7 सेंसेस हैं हमारे 6 पास? सेंसेस हमें पता है। 6 ही पता है तुमको? नहीं, वो 6 जो पता है ना वो अलग है। Okay. 5+2 जो साइंस को पता है, ओके। और वो 7 के बाद एक और जो आपने 6 सेंस जिसको बोलते हैं ना, वो आप इंट्यूटिव पावर वाला, वो 8 Okay. सेंस हो गया। सो देयर आर सम पीपल जिनके पास ऐसी पावर्स हैं, थोड़े से ज़्यादा रिफाइंड हैं, वी कैन से उनके सेंस ऑर्गन्स, तो उनको ये इंट्यूटिव पावर ज़्यादा अच्छी होती है, या होती तो हम सबके पास में, वी कैन से, लेकिन हम उतने अच्छे नहीं होते उसको कैच करने में और उसको यूटिलाइज करने में, वी कैन से। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास में भी टच सेंसेस बहुत ही सुपर फाइन है, लेकिन ब्लाइंड लोग आपसे ज़्यादा अच्छे से टच करके हर चीज़ को देख लेते हैं, है ना, क्योंकि आप उसको इतना नोटिस नहीं करते टच के थ्रू चीज़ों को, आप विजुअल सेंसेस पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, है ना। तो ऐसे ही थोड़ी इग्नोरेंस की बात होगी, या तो साइंस बिलीव करती है कि 10 to 15% लोगों के पास में ऐसी कुछ पावर्स हैं जिससे वो अपने फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को फोर्सी कर सकते हैं। तो उसी के अंदर एक प्रिकॉग्निशन वाला है कि या तो वो आपको ऐसे ही कुछ फील हो जाएगा, या फिर आपके ड्रीम सीक्वेंस में आपके फ्यूचर इवेंट से रिलेटेड आपको कुछ इंडिकेशन मिलता है। तो फिर भी साइंस अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, काफ़ी चीज़ें हैं। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो ड्रीम्स का कनेक्शन है वो फ्यूचर से हो या नहीं हो, वो अभी बात की बात है, लेकिन आपकी पास्ट लाइफ से और आपकी प्रेजेंट से बिल्कुल होता है। जो आपके पास्ट में हो चुके हैं, आपके सारे एक्सपीरियंसेस जो आपके पास हैं, आपकी मेमोरीज के फॉर्म में आपके ब्रेन में पहुंच चुके हैं, जो प्रेजेंट में आप जो चीज़ें करते हो उस सब वो हमारे ड्रीम सीक्वेंस में इंक्लूड होता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप एक दिन किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो वो पॉसिबिलिटीज़ हाई हो गई कि आपको ड्रीम भी उसी से रिलेटेड कुछ आ गया। जैसे आप मैच के बारे में, अभी IPL चल रहा है, तो मैच के बारे में अगर आप सोच रहे हैं ज़्यादा, तो चांसेस आर हाई, आपको नहीं लेकिन द परसेंटेज हाई हो जाएगा कि वो ड्रीम में आए, या आप जस्ट लाइक बहुत ही कोई स्ट्रेसफुल कोई आप चीज़ देख रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में आपकी चल रहा है, तो वो ड्रीम्स में आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि पास्ट एंड प्रेजेंट तो इंक्लूडेड है। फ्यूचर को आप कितना कैच करते हो, या ड्रीम्स फ्यूचर प्रिकॉग्निशन कितना सच है, वो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जो साइंस उसको कंफर्म करेगी तो हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं। तो जैसे इसमें आपने बताया कि हमारे पास साइंस कहती है 7 सेंसेस हैं और इंट्यूटिव पावर 8 सेंसेस नाम है। बताऊँ?
बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था। 5 सेंसेस के नाम आप बता दीजिए। बिल्कुल, लाइक विजन, टच, आईज, आई, आईज, ईयर, ईयर, नोज, नोज, टंग, टंग, स्किन। स्किन। ये 5 आपको पता है। राइट। वी हैव 2 एडिशनल सेंसेस जो इंटरनल है। एक होता है काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेटिक सेंस इज ऑल अबाउट योर लोकेशन ऑफ योर बॉडी पार्ट। आपके बॉडी के पार्ट्स, आपकी एक एक मसल्स की क्या अभी पोजीशन है, ये आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपकी ब्रेन को पता है ना। तो वो खबर कहाँ से जा रही है? आइज के थ्रू नहीं, वो तो आंख बंद ऑटोमेटिक है। करके आप बता सकते हैं कि आपके एक एक जो बॉडी पार्ट्स हैं, सेंसेस, जो भी मसल्स हैं, उनकी मूवमेंट, उनका पोजीशन क्या है। तो दिस इज काइनेस्थेटिक सेंस, जो आपके बॉडी पार्ट्स की पोजीशन एंड उसके मूवमेंट से रिलेटेड है। एंड 7th इज वेस्टिबुलर सेंस। वेस्टिबुलर सेंस आपके 3D एक्सेस और आपके रोटेशन को एंड आपके बॉडी बैलेंस को डिसाइड करता है। आप ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है ये सेंसेस लोकेटेड, है ना। तो काइनेस्थेटिक सेंस तो होता है हमारे सारे लिगामेंट्स, जितने भी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं ना, वहाँ पर है, और ब्रेन से जुड़े हुए नर्व्स हैं। एंड वेस्टिबुलर सेंस है जो हमारे ईयर हैं, इंटरनल ईयर, वहाँ पे दे आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, फ्लूइड फिल्ड, एंड 2 सेक्स हैं, जो जेलेटिन काइंड ऑफ उनमें कुछ मटेरियल है, और वो आपके 3D जो एक्सेस है आपका, उसको, बॉडी को जो आपकी सिग्नल है, बेस से रहता उसका बताते हैं ब्रेन को। तो जैसे ही आप तिरछे होते हैं, गिरने वाले होते हैं, आपने जैसे डांसर्स जो होते हैं, डांस मूवमेंट कहते हैं, जिमनास्ट हैं, या फिर आप और मैं भी जैसे चलते चलते अगर गिरने लगे तो क्या करते हैं हम, पता चल जाता है बैलेंस ना करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं कई बार। कि जब आप झुकते हैं तब तो आप नहीं परेशान होते, क्योंकि तब आपको पता है कि आपने खुद ने डिसाइड किया है, और बॉडी और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है ना। तो ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ना, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वेस्टिबुलर सेंसेस एंड काइनेस्थेटिक सेंसेस से होती है। तो ये तो हो गए 7 सेंसेस जो साइंस मानती है। एक 8th सेंस है जिसको लोग 6th सेंस कहते हैं बेसिकली, क्योंकि वो 5 सेंसेस के बारे में जानते हैं, तो वो देखेंगे 6th सेंस है और ये है वो है, तो वो इंट्यूटिव पावर से रिलेटेड है, एग्जैक्टली वो भी है। साइंस भी उसको क्लेम ऐसा नहीं है कि नहीं मानती है, उसको मानते हैं कि साइंटिस्ट की हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे चीज़ों को कैच करने की एबिलिटी है। इसमें जैसे लोग कहते भी है कि अगर आपकी गट फीलिंग आपको कुछ कह रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली सच होता है, तो उसको मान लो। गट फीलिंग को है ना, आपको ऐसे बोलते हैं ना, गट फीलिंग है ना। गट फीलिंग को हर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। उसको समझने के लिए भी, वो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, कि ब्लाइंड लोग उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं, आपको थोड़े से मुश्किल आएगी। तो वो गट फीलिंग कहाँ से आती है? जस्ट जो लोग मेडिटेट करते हैं, है ना, जो अपने इन सेंसेस को बहुत ज़्यादा रिफाइन कर लेते हैं, तो उनके अंदर ये पावर ज़्यादा होती हैं। वो एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन एंड व्हाटएवर, जो भी जो छोटे छोटे क्यूज़ हैं, उसको वो ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। आप भी अगर ये करें ना, तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी, अगर हमको जो पावर बढ़ानी है, ब्रेन पावर, तो हमको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इसीलिए तो हेल्पफुल होता है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत लोग जानना चाहते हैं, और मैं भी, कि लूसिड ड्रीमिंग क्या होती है। ल्यूसिड ड्रीम्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है कि आप विजिलेंट हैं या आप कॉन्शियस हैं, ये आपको पता है कि आप ड्रीमिंग स्टेट में हैं, आप ड्रीम देख रहे हो, और इनफैक्ट आप अपने ड्रीम कंटेंट को अपनी विल और अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग उसको मैनेज भी कर सकते हैं। दिस इज ल्यूसिड ड्रीम, है ना। आप कभी ऐसा देखा, कोई एक्सपीरियंस हुआ? मेरे को नहीं हो, पर मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि उसको आते, और वो काफ़ी बार कर पाता है। बेसिकली देखो मनीष, हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ड्रीम्स, जैसे हमने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के बताया कि व्हेन वी स्लीप, सोते वक्त आपको ड्रीम आता है, जागते वक्त होते हैं क्या ड्रीमिंग? नहीं, क्यों? जाते वक्त तो बस कर रहा हूँ, कभी इमेजिनेशन सो जाओ। होती है, इमेजिनेशन हो जाती है। वो ओपन आइड ड्रीम्स जो होते हैं ना, आप उसको, वो बिल्कुल, कुछ लोग एक कहते हैं ओपन कि आइड खुली ड्रीम होती है, आंखों से सपने देखना, राइट। है ना, इमेजिनेशन। ये जो हम जब सो जाते हैं, राइट, मैं थोड़ा सा आपको स्लीप के बारे में बताऊं। अगर बिल्कुल इसको, बिल्कुल। ड्रीम को समझने के लिए हमको स्लीप को समझना भी ओके, ज़रूरी है। ठीक। हम जब सोते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि इट्स टोटली इनएक्टिव स्टेज। बॉडी इनएक्टिव लगती है हमको, क्योंकि हमारी मसल्स और जो हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं। फिर जैसे ही पर्सन स्लीप की
और थोड़े डीप स्टेजेस में जाना था। और मैं बता दूं आपको कि स्लीप के दौरान हम लोग एक ही तरह की स्टेज पे नहीं होते, इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल। एक स्लीप साइकिल होता है, और एक स्लीप साइकिल में स्टेज 1 2 3 4, ये 4 स्टेजेस तो होती है नॉन REM स्लीप स्टेज, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। एंड वन स्पेशल स्लीप स्टेज होती है, वो होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, REM स्लीप। ये काफ़ी आजकल पॉपुलर हो गया, सब लोग बात करते हैं इसके बारे में और जानना भी चाहिए। तो ये पूरा एक 90 मिनट का साइकिल होता है। 90 मिनट्स, ओके। अच्छा, ये फिक्स भी नहीं होता है कि 90 मिनट्स फिक्स के भी होंगे। नहीं है। हाँ, एक स्लीप पूरा जो आपका रहता है 7 आवर्स, या जितना, कितने देर सोते हैं आप? 7 आवर्स मैक्सिमम। जितना भी सोते हैं ना, तो उस पूरे दौरान, नींद के दौरान आप इस तरह के 4 5 6 स्लीप साइकिल्स को एंजॉय करते हैं। और हर स्लीप साइकिल में इन स्टेजेस का ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हमने बोला कि स्टैंडर्ड जो स्लीप साइकिल है वो 90 मिनट्स का होता है। स्टार्टिंग में आप एक बहुत ही डॉसी स्टेज में होते हैं, जब आपको नींद आने लगती है ना, थोड़ी थोड़ी आंखें बंद होने लगती हैं, है ना, डॉसी स्टेज, स्टेज 1। उसके बाद थोड़ी सी और गहरी जाते हैं, स्टेज 2। फिर थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस को हम डीप स्लीप स्टेज बोलते हैं। अच्छा, हमको पता कैसे चलता है? आप तो बताएंगे नहीं उठ के कि मैं इस स्टेज पे हूँ, या ये पर्सन, ये हमको कैसे पता चलता है? ऐसा कि हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, EEG पैटर्न के थ्रू पर्सन की इन स्टेजेस को स्टडी करते हैं। आज बहुत अच्छी एडवांस टेक्निक्स हैं जिनसे हम लाइव ह्यूमन ब्रेन को, मीन्स फंक्शनिंग ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करते हैं। तो जो कॉर्टिकल अराउजल है हमारे ब्रेन, कॉर्टिकल मतलब जो ब्रेन का आउटर एरिया होता है, कॉर्टेक्स, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ या किस तरह का अराउजल शो कर रहा है, उसको हम बहुत आसानी से मॉनिटर पे देख सकते हैं। तो अगर आपका रूममेट आँख बंद करके ऐसे बस सोच रहा है आपको धोखा देने की कि मैं सो गया हूँ, तुम जो चाहे सीक्रेट बात कर लो, है ना, और आप उसको सोया हुआ जान के सोचें कि चलो ये तो सो रहा है, कुछ कुछ भी बोलते हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं है। हम EEG से श्योर कर सकते हैं कि वो सचमुच सोया है, या सिर्फ आँख बंद करके आपको, ओके। या फिर ऐसे नहीं होते लोग जो आपके साथ मूवी देख रहे होते हैं और वो सब सो रहे होते हैं, आप उनको टल्लियाँ मार के बोलते हैं सो रहे होते हैं, नहीं नहीं नहीं, कहाँ सो रहा हूँ, जग रहा हूँ। ये सब चीज़ें ना हम बिल्कुल एग्जैक्ट कंफर्म कर सकते हैं EEG पैटर्न्स के थ्रू कि पर्सन अभी किस स्टेज में है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में अलग तरह के बिल्कुल वेव्स होती हैं, और एक साइकिल फॉर्म में ये आती हैं, तो उसका एक पूरा स्लीप साइकिल हो गया। REM स्टेज और नॉन REM स्लीप स्टेज दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्टेजेस हैं। सरप्राइजिंगली जब पर्सन ड्रीमिंग स्टेज में होता है, तो आपको पता है क्या होता है? अचानक से उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर आप उसके EEG पैटर्न को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल एक्टिव अराउज्ड पर्सन, कॉन्शियस पर्सन जैसा उसका EEG पैटर्न होंगे। इतना वो जगते भी नहीं था जब शायद। जगते हुए जो वो हम बहुत ही अलर्ट अराउज स्टेट में होते हैं ना, एक्चुअली वो गामा वेव्स जो होती है ना, हाई फ्रीक्वेंसी वाली, वैसी गामा वेव्स भी स्लीप स्टेज में होती हैं। और इसी को देख के इसको लोग मिसगाइड होते हैं कि अभी एक कुछ लोग सवाल भी ऐसा पूछते हैं कि क्या हमारा ब्रेन स्लीपिंग स्टेज में और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है? तो आंसर इज नो, ब्रेन एक्टिव नहीं है। ब्रेन की सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ पूरी बॉडी की जैसे सस्पेंडेड हैं, ठीक है, काम चलाओ जो सारी फिजियोलॉजिकल इंटरनल फंक्शंस जो ब्रेन को ही अल्टीमेटली देख रहे हैं, वो सब एक्टिवेटेड है। ऑटोनोमिक एक्टिविटीज़ तो आप करते ही हैं ना, रेस्पिरेशन भी चल रहा होता है, हार्ट बीट भी चल रही होती है, इंटरनल जो चीज़ें हैं वो रियरिंग टेयरिंग सब हो रही होती है। तो सम पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो तो एक्टिव होता है। और जैसे जैसे स्लीप स्टेज 1, 2, 3 से आप गुजरते हैं, ये पैटर्न और स्लो वेव्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। सो डेल्टा वेव्स इज अ इंडिकेशन कि आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। अब आप बिल्कुल भी नहीं जगने वाले, चाहे आपके सर पे कोई म्यूजिक सिस्टम भी बजा ले। तो आपने देखा भी होगा बहुत गहरी नींद में लोग बिल्कुल सोते होता हैं। है ये बात। तो वो होती है स्लीप स्टेज 3rd एंड 4th। ओके। देन उसके बाद आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज, दिस इज कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट? बिकॉज ड्यूरिंग दैट स्टेज जो हमारी आई बॉल्स होती हैं वो इधर बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव करने लग जाती हैं। अगर आप कभी किसी सोए पर्सन को देखें, आई लिड्स बंद होने के बावजूद भी आप इस मूवमेंट को नोटिस कर सकते हैं।
आप नेक्स्ट टाइम नोटिस करना, जो आपके पास सोया होगा अगर वो ड्रीमिंग स्टेज में होगा तो उसकी आई बॉल्स ऐसे 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 मूव करती हुई दिखेंगे आईलिड्स के अंदर। मैंने आई बॉल्स तो नहीं देखी, पर मैंने पलकें देखी हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही होती हैं सोते हुए, ऐसा भी देखा है मैंने। आप आई बॉल्स को देखना, तो जो ओके आईज होते हैं वो मूवमेंट शो करती हैं और ओके। आईलिड्स क्लोज होंगी। आई लोड तो फिर आई फिर बॉल्स आई मतलब बॉल्स दिखेंगी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आप जैसे कुछ। बंद होंगी ना उसके बावजूद मूवमेंट, जैसे ना एक बॉल है ना तो हाँ हिलते हुए तो दिखाई देंगे ना। अब हाँ, आप नोटिस वो करना वाइब्रेशन शायद वो पलकों पे आएगी थोड़ी बहुत उसकी, आएगी, और कह नहीं सकते हैं। बॉल्स भी ऐसे ऐसे हिलती हुई नजर आएंगी आपको। समझ रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक। और अगर हम उसका उस टाइम ईजी पैटर्न देखें तो और भी इंटरेस्टिंग होगा। वो होगा गामा वेव्स, तो बहुत ही हाईली एक्टिवेटेड जो पर्सन होता है एंड काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेजेस में होता है, वैसा शो तो करेगा। इसका मतलब वो और ज़्यादा गहरी नींद में उस वक्त। गहरी नींद प्लस ड्रीमिंग स्टेज। अब वो जो डीप स्लीप स्टेज थी ना, उससे भी ज़्यादा पर्सन डीप स्लीप स्टेज में है ड्यूरिंग द ड्रीमिंग स्टेज। ये समझने वाली बात है कि हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि हमको जगाना जितना हमको आराम से, जैसे किसी को आप हिला के जगा सकते हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो हिलाओगे तो उठ ही जाएगा पर्सन 3-4 उसकी। बार हिलाना पड़ता है कई बार हाँ, किसी को उठाने के तो लिए। वो क्या है कि अब क्या हुआ, क्यों हम गहरी नींद में हुए? बिकॉज़ पूरी मसल्स को, आपको पूरी बॉडी की मसल्स को पैरालाइज़ कर दिया जाएगा। एक्सट्रीम पैरालिसिस हो जाएगा। अब ये एक सेफ्टी मेजर है, आप समझिए। अगर ऐसा नहीं हो तो पर्सन उठ के जो ड्रीमिंग का है, जो सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग इनैक्ट करने लग जाएगा, वो भूले भी नहीं हाथ पाएगा पैर कि। चलाने लग जाएगा अगर ऐसा नहीं हो ओके। तो। तो इसलिए ये प्रिकॉशनरी मेजर करना बहुत ज़रूरी है कि जब पर्सन इन ड्रीमिंग स्टेज में हो, आरईएम में हो, तो ना सिर्फ उसको पूरी तरह से गहरी नींद में सुला दिया जाए, क्योंकि उसकी मसल्स को इतना पैरालाइज कर दिया जाए कि वो उठ नहीं सके, हिल-डुल नहीं सके, कुछ काम नहीं कर सके। नहीं तो ये बहुत पॉसिबिलिटी हाई है। और आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोग चल देते हैं, कुछ कर लेते नींद में हैं चलने और की वो होती नींद में है। नहीं होते, वो ड्रीम में होते हैं। नींद में तो होते ही हैं, ड्रीमिंग स्टेज में होता है। तो ये हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है ना? तो ये बात है कि आरईएम स्लीप स्टेज को आरईएम क्यों कहते हैं बताया, क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट्स होते हैं उस टाइम पे, हाई कॉर्टिकल अराउजल होता है और ये देखकर वो गामा वेव्स आती हैं, बिकॉज़ ऐसा लगता है कि पर्सन तो जगा हुआ है और बहुत ही अलर्ट हो है उसका ब्रेन। और उस समय एक्चुअली जो ब्रेन का कुछ पार्ट है, उस जो ड्रीमिंग से रिलेटेड है, जहाँ हमारी जो मेमोरीज़ का आना-जाना हो रहा है, वो पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ शो करता है। और इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि ड्रीमिंग ब्रेन या स्लीपिंग ब्रेन क्या ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि यस, क्योंकि वो ड्रीम सीक्वेंस चल रहे हैं, फ़िल्म चल रही है ना? इसलिए। तो इसमें जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा हाँ, दिमाग और आपका छोटा क्वेश्चन होगा, मेरा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा ड्रीम से हट के अच्छा, बॉडी पर आता है। हाँ। जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, सोते सोते पैरों में क्रैम्प्स हो जाते हैं हमारे थाई से नीचे। अच्छा। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मैंने देखा है, बहुत पेन होता है तब। क्रैम्प्स का तो एक अलग रीज़न होता है, कुछ मैग्नीशियम हाँ, वगैरह वो तो ज़िंक की डेफिशिएंसी से होता डेफिशिएंसी है। से होता है। और कुछ को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी होता है, वो होता है। एक ऐसी एक्सपीरियंस जैसे हिप्निक जर्क है, वो बहुत लोगों को होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं, स्पेशली सोने से जस्ट पहले कोई लोग जिम जाते हैं वो, या पूरा दिन अगर आपने बहुत सारे फिजिकल एक्सर्शन किया है, तो वो हिप्निक जर्क होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। एक और वियर्ड सा एक्सपीरियंस है, अगर आपने नोटिस किया हो, कभी हुआ हो, स्लीप पैरालिसिस, वो भी इस तरह, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं इन दो फिनोमेना के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, हिप्निक जर्क और स्लीप पैरालिसिस। थोड़ा सा एलैबोरेट करके ऑडियंस को बता दीजिए, ताकि वो थोड़ा और अच्छे से इसको जान पाए। हिप्निक जर्क क्या है? हिप्निक जर्क में क्या होता है, ये बहुत कॉमन है और एक बहुत नॉर्मल इवेंट है। इससे डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बहुत अदरवाइज़ ले लेते हैं कि पता नहीं उन्हें क्या हो गया। होता क्या है कि आप एक्टिव हैं, आपकी मसल्स पूरी एक्टिव हैं। अब आप सोएँगे तो क्या होगा, आपकी मसल्स धीरे-धीरे रिलैक्सेशन फ़ील करेंगी, है ना? बॉडी रिलैक्स होएगी ना, तभी तो नींद आएगी। आपको सोने का मतलब है कि पूरी बॉडी का में रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, सारी मसल्स रिलैक्स हो जाएँगी, ठीक है? अब ये बहुत स्मूथ प्रोसेस है। जैसे आप जाते हैं बेड पे तो 10-15 मिनट्स में ये बहुत आराम से होता है, हमेशा तो। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करके या बहुत हाई एक्टिविटीज़ के साथ में, या बहुत जो लोग अल्कोहल या जो लोग कैफ़ीन इनटेक करते हैं, उनके साथ ये टेंडेंसी बढ़ जाती है। क्या होता है कि यू नेवर नो कि हर बार होगा, पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कुछ को कभी-कभार होता है कि आप जैसे सोए,
जस्ट सोते ही आपको ऐसा लगता है जैसे झप से नीचे गिर गए। बिल्कुल, होता है ऐसा। तो देखते हैं फिर आपकी नींद उड़ जाती है, आप देखते हैं कहाँ से गिर गए, तो वही है, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना? ऐसा ये कोई हार्मफुल इवेंट नहीं है, इससे कुछ डरने घबराने की भी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक इंडिकेशन है कि वो जो आपका स्मूथ होना चाहिए था रिलैक्सेशन, वो अब्रप्टली हुआ, अचानक से हुआ। जैसे आप एक एक्टिव स्टेज में हैं, आपको स्लीपिंग स्टेज में नीचे आना है, तो एकदम धीरे-धीरे जा रहे हैं या एकदम झप से चले गए। तो वो इतना सा एक झटका सा लगता है नींद में। और कई लोग, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब नॉलेज नहीं होती ना, तो हम डर जाते हैं। जब हमारे पास कोई क्यू नहीं होता, ब्रेन के पास में कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ और लगातार क्यों हो रहा है, फियर तो ऑफ फिर हम अननोन कह फियर हो सकते हैं। जाता है ना? फियर ऑफ अननोन का तो होता है कि अनसीन है, अननोन है, तो फिर सबसे पहला रिएक्शन होता है बॉडी का कि डर जाते हैं, हमको बुरे से ख्याल आते हैं कि हमारे साथ ही क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन इससे डरने घबराने के लिए ये एक तरह के मायोक्रोनस मूवमेंट्स होते हैं। ऐसे इन्वॉलंटरी मूवमेंट्स आपको पता है और भी होते हैं, जैसे कि आपको हिकअप्स आता है, हिकअप्स, सोते हिचकी हुए। आती है, नहीं जगते हुए, जगते हो तो उससे कोई क्या हिकअप्स तो कोई बहुत याद आते कर हैं। रहा होता है। बिल्कुल, कैसा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं। ठीक। तो ये तो अब नहीं पता साइंस को कि याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट उसका भी अभी तक साइंस को कोई एक्सप्लेनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो हिकअप्स क्यों होते हैं। वो एक तरह के मायोक्रोनस मूवमेंट्स हैं, इन्वॉलंटरी ट्विचेस हैं। तो वैसा ही एक मायोक्रोनस मूवमेंट, एक ट्विचेस होता है हिप्निक जर्क में, जिसमें वो जो रिलैक्सेशन है वो स्मूथली नहीं होकर अब्रप्टली हो जाता है, तो वो दिस इज ऑल हिप्निक जर्क। और इससे अगर आपको बहुत ज़्यादा है टेंडेंसी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत अपने आप को ना, जब आप सोने जाते हैं उससे थोड़ी देर पहले एक्सर्शन मत करिए। लोग जो रात को जिम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। अपने आप को थोड़ी सी ऐसी रिलैक्सिंग, थोड़ी सी प्रैक्टिसेस करके फिर आप सोने जाएंगे तो आपको ये टेंडेंसी नहीं होगी। एक्चुअली से परेशानी तो कुछ नहीं होती, लेकिन इतनी सी परेशानी है कि आपको और सा लगेगा कि ये एकदम से मैं सोते सोते गिर गया, फिर नींद एक बार टूटती है। और बल्कि ऐसा लगता है कि हम सपने में गिरे हैं जब भी ऐसा होता है। एक्चुअली ये जो हिप्निक जर्क होता है, ये जस्ट आपके सोने के टाइम होता है, तो उस समय आप सपने में नहीं हो सकते। जैसे हमने पॉडकास्ट में शुरुआत में बताया ना कि एक स्लीप साइकिल स्टार्ट होएगा, आपको फॉर्मली पहला स्लीप साइकिल में स्टेज 1 2 3 4 ऐसे आएगा। हाँ, लेट नाइट जो आपके स्लीप साइकिल्स होंगे ना, उसमें ये सीक्वेंस एज इट इज फॉलो नहीं भी होता है। कई बार आप स्लीप स्टेज सेकेंड से थर्ड में, फोर्थ में, फिर आरईएम में, फिर कई बार सेकंड से सीधे आरईएम में। और आपने देखा भी होगा कि मॉर्निंग में आपको ज़्यादा सपने आते हैं। बिल्कुल, मॉर्निंग के टाइम पे। क्यों आते हैं? क्योंकि मॉर्निंग में जो आरईएम का ड्यूरेशन होता है ना, एक स्लीप साइकिल में वो ज़्यादा होता है। उस समय आप सेकंड स्टेज फिर आरईएम, सेकंड स्टेज फिर आरईएम में स्विच कर रहे होते हैं। तो मॉर्निंग में हमारे बहुत ज़्यादा सपने होते हैं। लेट नाइट में हम डीप स्लीप स्टेज में होते हैं। 11, 12, 1 बजे के टाइम पे हम ज़्यादा थर्ड और फोर्थ स्टेजेस में होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि दिस इज़ व्हाट जो हम स्लीप स्टेजेस को समझ गए। ठीक, हैं? बिल्कुल। तो स्लीप पैरालिसिस भी एक टर्म होती है इसमें, राइट? अच्छा, हाँ, होती तो है। वो क्या रहता है? हुआ है आपको कभी? उनको याद नहीं, अगर हुआ भी हो तो मुझे पता नहीं स्लीप किससे पैरालिसिस किसे सुना आपने बोलेंगे। स्लीप पैरालिसिस? मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने फ्रेंड्स सुना हैं। है, बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस हो गया कि भाई उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं कुछ कर नहीं पाया सपने के अंदर, अच्छा, एकदम लाचार हो ऐसा गया। लगा कि कोई उनके ऊपर चढ़ गया, चढ़ चाहकर गई। भी वो हिल नहीं पाए। लड़की थी या लड़का था? मतलब जिसको ये हुआ था, फ्रेंड, फ्रेंड, मेल मतलब फ्रेंड। मेल फ्रेंड था। तो पॉसिबिलिटी हाई होगी कि उसको फीमेल कोई ऐसा फिगर दिखा होगा कि उसको उसने दबा लिया और वो उठ नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा, ऐसा ओके, कुछ हुआ था? ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा, याद नहीं उनका अभी। दूसरे का एक्सपीरियंस हो। राइट। यस, होता है ये। रेयर इवेंट है। जैसे हिप्निक जर्क तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल चीज़ है, और साइकोलॉजिस्ट या जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, और घबराने डरने की भी बात नहीं है। घबराने डरने की तो स्लीप पैरालिसिस से बातें हैं, पर डर बहुत लगता है। डर क्यों लगता है हमको? इसका रीज़न ये है कि जिस चीज़ के बारे में हमको नहीं पता, हमारे ब्रेन को कोई आइडिया नहीं है ना? फ़ियर ऑफ अनसीन, वो चीज़ की जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो फिर हम डरने लगता है। हमारा ब्रेन का इमरजेंसी मोड एक्टिवेट हो जाता है, डर जाते हैं फिर, है ना? अब मैं आपको बताती हूँ स्लीप पैरालिसिस बेसिकली होता क्या है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि सोने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी तैयारी क्या होती है कि हम पूरी ब्रेन, हमारी पूरी मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है ना? रिलैक्सेशन एक तो इसलिए भी ज़रूरी है कि रेस्ट मिल जाए हमको, है ना? और आरईएम स्लीप स्टेज क्योंकि एक ड्रीमिंग स्टेज है, उस समय हम उठ के कुछ कहीं करने लग जाएँ तो वो ब्रेन डबल एकदम रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है हमारी मसल्स को, लिम्स मूवमेंट नहीं हो इसलिए। जैसे आप सीट बेल्ट लगाते हो ना,
तो सीट बेल्ट क्या होता है कि आप प्रिकॉशनरी एक मेजर होता है कि आप आगे आप हर्ट नहीं हो जाओ। तो वैसा ही एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो हर रात होता है हमें, कि हम सोएंगे, सपने देखेंगे, सपने देखते देखते हम कुछ नहीं करने लग जाएं, हाथ पैर नहीं हिलाने लग जाएं, सामने बैठे किसी व्यक्ति को मार दें और हाथ लग जाए, खुद हम हर्ट नहीं, कुछ को इंजर्ड करें, इसलिए आप पूरे मसल्स रिलैक्स रहेंगे। ये तो नॉर्मल चीज़ है। आपने ड्रीम देखा, ठीक है, जैसे हमने बताया ड्रीम में साइकिल्स होते हैं, पूरा स्लीप साइकिल होता है 1 2 3 4, या फिर आरईएम के बाद में सेकेंड स्टेज, फिर ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई ड्रीम सीक्वेंस देखा और आपकी कॉन्शियसनेस है ना, आपको मतलब लाइक कोई डिस्टर्बिंग इवेंट है तो जग गए आप, या वैसे ही ड्रीम के बाद में लाइट स्लीप स्टेज में आए तो एक ट्रांजिटरी स्टेज में आ गए, यानी कि आप जग गए। जगना किसको कहते हैं, जब आपकी कॉन्शियसनेस मतलब स्टेज जो है लाइट स्लीप स्टेजेस में आ गए, आप जग गए। अब होना तो क्या चाहिए था कि आप जग गए तो आपकी मसल्स भी एक्टिवेट हो जाती, पर अगेन अ काइंड ऑफ एरर, या फिर कह सकते हैं छोटा सा डिले है, छोटा सा डिले, कुछ सेकंड्स का डिले, जिसमें आप कॉन्शियस हो गए या आप स्लीप लाइट स्लीप स्टेज में आ गए, लेकिन मसल्स अभी भी उतनी डीप रिलैक्स स्टेज में है, कंप्लीट पैरालाइज्ड, उठ नहीं पा रहे। तो जब आप क्या करेंगे, जगेंगे तो आप हिलना चाहेंगे, हाथ पैर हिलाना चाहेंगे, अपने वॉलेंट्री मूवमेंट्स को यूटिलाइज करना चाहेंगे जैसा आप चाहते हैं। आपको लगता है कि आप हिल नहीं पा रहे हैं, आप अपने हाथ को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हाथ नहीं मूव हो रहा है, तो थोड़ा सा डर लगा आपको कि ये क्या हो रहा है, आप बोलना भी चाह रहे हैं, अब अगेन आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। ये कुछ सेकंड्स में इतना कुछ हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है, जो कि यूजुअली नहीं होता है। अच्छा, बहुत तो लोगों को होता ही नहीं है लाइफ लॉन्ग, जैसे अभी आपने बताया कि आपको नहीं हुआ, मुझे हुआ है ना। बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे जो उनको बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, एक रात में कई बार होता है, तो ये उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग होता है। अच्छा, अगर आपको पता चल जाए कि क्यों हो रहा है तो आप डरेंगे नहीं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि क्यों हो रहा है तो फिर आपको एक एडिशनल और एक बर्डन हो गया कि ये नहीं पता चल रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, हम तो इसे भूत प्रेत से जोड़ और लेंगे। फिर भूत प्रेत से। अच्छा, भूत प्रेत का क्या लेना देना इसमें, पता है आपको? कुछ भी चीज़ गलत हो जाए और ये नहीं पता कि किसने किया तो हम क्या बोलते हैं, तो क्या भूत आके कर गए? तुमने नहीं किया इस कमरे में, मैंने नहीं किया, तो फिर ये खिसका है किसने, तोड़ा किसने? भूत ने। हर कुछ जो भी गलत है ना, एक ही चीज़ तुम्हें पता है कि तुम उसको भूत के सिर पे मार दो। ये कैसी बात है? आपको पता है भूत अच्छे होते हैं, नहीं पता आपको? मेरे तो भूत का ही नहीं पता। वो ठीक है फिर भी कि आपको भूत का ही नहीं पता है ना, लेकिन भूत का पता है और भूत गलत काम ही करेंगे क्या? ये तो नाइंसाफी है ना, जाती है ना। पहले या तो ये पता लगाओ कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या सिर्फ वो बुरे ही हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या कि बचपन से हमने ऐसी कहानियाँ सुनी कि कुछ भी जो गलत चीज़ें हुई हैं या जो एक्सप्लेनेबल चीज़ें नहीं हैं, जो ऐसा जिसका कोई लॉजिक नहीं है, हमने उसको भूत से जोड़ के कहानियाँ बनाई हैं। बचपन से हमने वो कहानियाँ सुनी हैं। तो अब इस सिचुएशन में जब पर्सन होता है तो उसको कुछ और नहीं सोच रहा होता है कि ये हुआ क्यों। साइंस तो उसने पढ़ी नहीं है। अच्छा, पढ़ी है तो भी उसको पढ़ाया नहीं, स्लीप पैरालिसिस तो हमने कोर्स में था नहीं, कभी हमको इस तरह की कोई कंटेंट सिलेबस में नहीं है। साइकोलॉजी में तो है, बट हर जने की साइंस जितना हम 10th में पढ़ते हैं वहाँ नहीं होता है स्लीप पैरालिसिस। तो अब वो खुद से बात कर रहा है कि ये हुआ क्या। अगेन जब हुआ तो वो और डर गया और उसको लगता है कि पक्का अब तो कोई ना कोई भूत पीछे पड़ गया है। अब ये जो डरावनी जो चीज़ें होती हैं ना, इनसे ही हमारे माइंड में एक और स्टोरी डेवलप हो जाती है, इतना कि वो पर्सन उन हेलुसिनेशंस में होने लगेंगे, विजुअली उसको कुछ दिखने लगेगा। जैसे आपको कोई बताएगा कि उसने एग्जैक्ट देखा है भाई कि वहाँ कोई था या थी, है ना, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। ये हमारा इमेजिनेशन होता है, जो चीज़ें नहीं भी है ना हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। ये तो खैर ब्रेन का अपना फीचर है, जो चीज़ अधूरी दिख रही है उसको पूरा कर देगा पूरा उस कर इमेज लो, को। नहीं उसको जस्टिफाई करने के लिए आप किसी भी एक्सटेंट तक उसका क्लैरिफिकेशन निकाल लोगे। अब इसका इलाज क्या है कि आपको अगर इसकी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन इज पावर, यू नो, वंस यू इन्फॉर्म्ड कि ये चीज़, ये नॉलेज है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट है, एग्जैक्ट है, तो आपका ब्रेन सेटिस्फाइड हो जाएगा।
है ना? लॉजिकली आप उसको समझा दो कि दिस इज़ द कंडीशन, जो आपकी ब्रेन की एक प्रिकॉशनरी मेजर है। आपको सोने के दौरान आप हिल-डुल नहीं सकें, स्लीप के दौरान आप जब ड्रीम सीक्वेंस में हो आप कोई हरकत नहीं करें, इसलिए आपको पैरालाइज़ करना ज़रूरी होता है। और नॉर्मली उसको दोनों ही काम एक साथ करने होते हैं, आपको जगाना भी होता है और आपकी मसल्स को भी एक्टिवेट करना होता है। लेकिन अगर वो ब्रेन भाई साहब थोड़ा-सा उसको ऊपर-नीचे कर देता है ना, तो आप तकलीफ़ में आ जाते हैं। क्योंकि इसके अपोजिट स्लीप पैरालिसिस तो नहीं हुआ, बट एक बार क्या हुआ, जैसे मैं सो रहा हूँ और मैं अपने हाथ से कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तभी मैं जग गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये कितना डेंजरस हो सकता है कि आप अपने हाथ-पैर चलाने लग जाओ। ठीक। और बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं कि लाइक लोग लिफ्ट ऑपरेट कर लेते हैं, किचन में जाके कुछ चॉपिंग एंड काइंड ऑफ कुकिंग कर लेते हैं, ये उनके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, छोटे बच्चों में होता है हाँ, बच्चे भी स्लीप करते हैं, वॉकिंग, बिल्कुल। तो छोटा बच्चों के जो होता है ना स्लीप वॉकिंग, वो नॉर्मल होता है, थोड़े बड़े होने के बाद वो उनका बंद भी हो जाता है। लेकिन कई लोग बड़े होने तक ये कंटिन्यू करते हैं, जिनका एक डिसऑर्डर है स्लीप वॉकिंग की, वो ड्रीम सीक्वेंस में जो देख रहे होते हैं वैसा ही वो इनैक्ट करने लग जाते हैं। तो ये तो नहीं चाहते ना हम तो सिर्फ ड्रीम्स को सिर्फ बेड पे एंजॉय करना चाहते हैं, या आप उसको इनैक्ट करके एंजॉय करना चाहते हैं? तो क्या हुआ स्लीप पैरालिसिस का सॉल्यूशन? इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन कि ये क्यों होता है, और अगर ये हो रहा है तो हमको इसको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कुछ सेकंड्स में आप वापस नॉर्मल हो जाएँगे बिना एफर्ट्स के। अच्छा, कुछ वो सेकंड्स होते हैं ना, वो बहुत लोगों के भारी होते हैं। उस समय वो हनुमान चालीसा बोल लेते हैं, भगवान का नाम बोल लेते हैं, जो भी उनके गॉड या जिस पे भी उनको फ़ेथ होता है उसको बोल लेते हैं। मैं तो कहती हूँ आप ट्विंकल ट्विंकल भी बोलोगे ना तो भी आप ठीक रहोगे, क्योंकि वो होना ही है आपको ठीक। ब्रेन आपको उससे ज़्यादा देर तक उसमें नहीं रखेगा। आप जैसे ही वो कुछ सेकंड्स का डिले पूरा होगा, आप ठीक हो जाएँगे, आप हाथ-पैर हिलने लग जाएँगे, आप वो सब काम करने लग जाएँगे जो, और आपका डर भी खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि रूम में कोई भी नहीं होता है उस समय। जो डर है वो हमारे माइंड में ही होता है। हमारा खुद का इमेजिनेशन, खुद का क्रिएशन है। ये तो है ही। बस वो एक प्रोवर्ब भी है कि वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन रियलिटी। एग्ज़ैक्टली। रियलिटी तो हम तो वो रियलिटी में तो बाद में होता है। हम इमेजिनरी इतना कुछ बना लेते हैं अपने आस-पास चारों तरफ कि वो हमको उससे बाहर निकलने में टाइम लग जाता है। तो स्लीप पैरालिसिस जिनको भी होता है, आप उनको सिर्फ़ ये बोलिए कि ये इसका रीज़न है, और जैसे ही उनको ये रीज़न समझ में आएगा, उनका डर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम डर से है, स्लीप पैरालिसिस से नहीं है। वो 2 सेकंड 5 सेकंड का बर्दाश्त कर सकता है इंसान डिले, लेकिन बस उसे समझ आ जाए कि ये क्यों हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। और रेस्ट एश्योर्ड कि ऐसे नहीं है कि कोई भी भूतों को हम, मुझे बहुत बुरा लगता है जब भूत को लोग गलत चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं। आपने देखा नहीं भूतनाथ मूवी में वो कितने अच्छे थे, वो उनको हेल्प करते थे, सफाई भी की उन्होंने बंकू की मदर को, सब तो भूत अच्छे हों, ये क्यों नहीं मान रहे हम? तो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आप मानते हो भूत भूत वगैरह होते हैं? अगर भगवान होते हैं, भूत भी होते हैं, मैंने आपको क्या कहा कि हमारी जो लिमिटेड कैपेसिटी है चीज़ों को सेंस करने की, हमारी जो सेंसेस हैं, 7 सेंसेस, उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। एक एक विंडो मिली हुई हमको छोटी-सी, उस दायरे में हमें जो चीज़ है, वो हमारे लिए है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उसके बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें हैं जो अनसीन हैं, और हैं। हवा भी तो है, नहीं दिखाई दे रही है, पर है ना? तो चीज़ें जो हैं और हमको नहीं दिख रही हैं, तो हम ये तो नहीं मान सकते कि वो नहीं है, क्योंकि हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो भगवान है, भूत है, सुपरनैचुरल चीज़ें हैं, बहुत कुछ है इस यूनिवर्स में, अब भी एक्सप्लोर करना बाकी है कि वो, पर अगर जो है या नहीं है, हम उसे गलत वे में क्यों मानें? पहले से ही हम उसको वैलिडेट कर दो कि ये तो गलत ही है, भूत तो गलत ही काम करेंगे, तो ये तो गलत है। फिर तो वो गलत ही होगा। अब हम वापस अगेन आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि ल्यूसिड ड्रीम जो आपका क्वेश्चन था। तो जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो ड्रीमिंग स्टेज है वो कब है? जब आप स्लीपिंग स्टेज में हो। स्लीपिंग स्टेज मीन्स आपका जो कॉन्शियस वो सारी है बिल्कुल आप अनकॉन्शियस में चले गए, सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड है, ठीक है ना? तो जब आपका आप कॉन्शियस ही नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट?
तो ऐसा ही ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि हम जब सपने देख रहे होते हैं तो हम डिसाइड नहीं करते कि हम कौन सी मूवी देखें, बिल्कुल वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चल होता रही है, है। ठीक है। लेकिन जब बात आती है ल्यूसिड ड्रीम की, तो बहुत सारी बार हमको ऐसा लगता है कि वी आर एक्टिव, वेरी मच कॉन्शियस, और मैं शायद खुद ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं क्या ड्रीम देख रहा हूँ, है ना। मैं ड्रीम कंटेंट को भी डिसाइड कर रहा हूँ। डेलिबरेटली पर्सन ये ड्रीमिंग स्टेज में है, बावजूद उसके उसकी कॉन्शियस जो अलर्टनेस है वो भी एक्टिवेटेड है। अब ये 2 चीज़ें तो एक साथ हो नहीं सकती, या तो पर्सन सो सकता है या कॉन्शियस रह सकता है। होता क्या है, हमारे ब्रेन में एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, आगे वाला जो साइड है वहाँ चीज़ें हमारी कॉन्शियसनेस से जो हम वॉलंटरीली कंट्रोल करते हैं उनसे रिलेटेड है वो पार्ट। तो गलती से ये फिर एक एरर है, हमको ये समझना चाहिए कि एक एरर है कि जब हम सो गए, हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी सो जाना है ना, आराम करना है। लेकिन जब हम ल्यूसिड ड्रीम में हैं, और इसीलिए ल्यूसिड ड्रीम आप सोच के हर बार प्लान नहीं कर सकते, हाँ, प्लान नहीं कर सकते। तो गलती से उस कमरे की लाइट ऑन रह गई। ओके, ठीक, समझ गया मैं। तो जैसे इसमें अगर आपने बोला लूसिड ड्रीमिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक आते हैं और ऑटोमेटिक हमें लगता है कि ठीक है हम इसके सपने को कंट्रोल कर पा रहे हैं, राइट। लेकिन इसकी परसेंटेज कुछ ऐसा है कि इसकी परसेंटेज कितनी है होने की, क्योंकि मेरे साथ तो आज तक ये हुआ नहीं। हाँ, नहीं होता। तो इसका मतलब आप अपने सारे कमरों की बत्ती बुझा के और सोते हैं, है ना? बिल्कुल। ऐसे नहीं, अब सोचिए आप घर में अगर आप सोने जा रहे हैं, तो ऐसा कितने लोग करते होंगे कि सारे कमरों की लाइट भी ऑन है और वो भी सो रहे हैं। यूजुअली तो हम सब कमरों की लाइट्स ऑफ करके ही सोते हैं ना। ऐसा ही हर किसी के साथ होता है, और ये भी होना चाहिए कि जब हम सोएं तो सिर्फ सोएं। आपको एक अच्छी साउंड स्लीप तभी आप एंजॉय कर सकते हैं जब आप गहरी नींद में हो। तो इसमें अगर हमने किसी तो को लूसिड, ल्यूसिड ड्रीम का मैं हाँ आपको जी, बताऊँ ना, ल्यूसिड ड्रीम को मैं कंटिन्यू करती हूँ अब व्यूअर्स को भी, और पूरे सब लेमैन को तो ये चीज़ें ना इतनी फैसिनेटिंग लगती हैं कि काश कि ऐसा हो कि हम अपने सपनों को बिल्कुल डिज़ाइन कर लें, और ऐसा क्यों नहीं हो जाए कि हम हमारे सपनों को सच कर लें। तो उसके लिए बिल्कुल। तो आपको जागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सोने से सपने सच नहीं होंगे। तो बात आती है ल्यूसिड ड्रीम का कंसेप्ट कैसे आया, कि वंस कभी जब हम सो रहे हैं, ड्रीमिंग स्टेज भी है, ड्रीम सीक्वेंस भी चल रहा है, और हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेटेड है। तो हो क्या रहा है कि आपको एक अवेयरनेस है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब आपके ड्रीम सीक्वेंस में क्या चल रहा है। आप ये पर्सन उस टाइम ये फील करता है कि यस आई एम ड्रीमिंग, और मैं ये ड्रीम देख रहा हूँ, और मैं मेरी मर्जी से ये चीज़ों को उसमें मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। और इस पर कई मूवीज़ भी बनी है, और इनफैक्ट मूवीज़ ने कबाड़ा किया है। ओके, मूवीज़ में क्या कबाड़ा होता है कि वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन और रियलिटी उस चीज़ को इतना हाइप कर देते हैं, और आपको तो लगता है कि जो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ह्यूमन बीइंग तो उसी को ज़्यादा कैच करते हैं। तो वहाँ से एक कंसेप्ट है कि ल्यूसिड ड्रीम मीन्स आपको उस ड्रीमिंग सीक्वेंस की अवेयरनेस है, आप थोड़े से कॉन्शियस हैं, और कॉन्शियसनेस आई है आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के एक्टिवेशन से। और ये सही चीज़ नहीं है, मैं आपको बोलूँ कि नॉर्मल चीज़ नहीं है। नॉर्मल बीइंग्स को अगर आप पूछेंगे तो उनको ल्यूसिड ड्रीम जैसा कुछ ड्रीम्स नहीं होते हैं। वंस कभी आप किसी से पूछें, 100 में से 1-2 लोग कह सकते हैं कि यस, कभी-कभार मुझे ऐसा होता है कि मुझे पता होता है कि मैं ड्रीमिंग स्टेज में हूँ, मतलब सपने देख रहा हूँ, सो रहा हूँ, सपने देख रहा हूँ, सपने में ये देख रहा हूँ और वो देख रहा हूँ। ये एक बहुत ही छोटा-सा परसेंटेज है, होने की पॉसिबिलिटी होने का भी, और ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ ये होता है, ये बहुत ही रेयर फिनोमेना है। इसका लाइक माइंड पे क्या असर पड़ता है फिर इसका, बहुत गलत या फिर ये नॉर्मल है? देखिए, नॉर्मल तो हो नहीं सकता, नॉर्मल तो वो है जो नॉर्मली होता है ना? जो वंस इन अ ब्लू मून होता है, रेयरली होता है, वो नॉर्मल तो कभी नहीं हो सकता। आप ही खुद सोचिए कि जब आप सोते हैं तो क्या चाहते हैं कि अच्छी नींद सोऊँ और बस सुबह ही उठूँ, या आप ये चाहते हैं कि आज मैं रात में कई बार उठूँ, कई बार मेरी नींद खुले, या मैं जगता रहूँ, जगते हुए देखूँ कि आज मेरे साथ क्या होता है रात में। क्या कहते हैं? सोना चाहते हैं। एक ऐसी अच्छी नींद, साउंड स्लीप, जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं हो, है ना? बस वही नॉर्मल है। और उसमें बीच में ड्रीमिंग जो है एक्टिविटीज़, वो भी नॉर्मल है। जहाँ तक कि आपको वो ड्रीम्स डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे कि अभी आप बता बता रहे हो ड्रीम्स के बारे में, तो इसमें बेनिफिट्स
क्या है, अगर ड्रीम्स का ब्रेन किसी भी ड्रीम का क्या बेनिफिट हो सकता है, फिर किस टाइप के ड्रीम का बेनिफिट हो सकता है, या फिर लूसिड ड्रीमिंग का भी क्या बेनिफिट या फिर क्या डिमेरिट हो सकते हैं इंसान की बॉडी पर, माइंड पर। अगर हम साइकोलॉजिस्ट की जो है, जिस तरह से साइकोलॉजिस्ट ड्रीम को लेते हैं, तो बहुत इसका बेनिफिट है। एक तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट में बताया कि सिगमंड फ्रॉइड ने इसके बहुत डिटेल रिसर्च की, और उनको हम एक बेंचमार्क है, वो अभी तक हिला नहीं है, जो उनका रिसर्च है ना, उसको कोई डाउट नहीं कर सकते। तो पहला तो ये है, साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ड्रीम्स आपके एक तरह का विश फुलफिलमेंट होता है। विश फुलफिलमेंट कैसे? कि जो अधूरी ख्वाहिशें आपकी रियलिटी में पूरी नहीं हुई, वो ड्रीम्स के फॉर्म में आप पूरा कर लेते हैं। पर ड्रीम्स तो हॉरर भी आते हैं। हॉरर्स, आपको पता है हॉरर जो होता है ना, ड्रीम सीक्वेंस, उसका भी एक डिफरेंट मीनिंग है। अदर देन यू, अदर देन लेमैन, साइकोलॉजिस्ट को डिफरेंटली एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो अगर हम हॉरर को हटा दें, हम सिंपली साइकोलॉजिस्ट का जो व्यू है वो ये है कि ड्रीम्स में हमारी वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर एक तरह से विश फुलफिलमेंट के लिए आती हैं और हम खुश हो जाते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस है, साइकोलॉजिस्ट वाला जो है, जो लेमैन का है, वो अलग है। कभी मैं आपको माइंड के इन लेयर्स के बारे में डिटेल में बात करूँगी, क्योंकि ये बहुत अलग तरह से लोगों को पता है और साइकोलॉजी अलग तरह से इसको एक्सप्लेन करती है। तो होता क्या है कि साइकोलॉजी में ये माना जाता है कि आपकी अधूरी इच्छाएँ ना मरती नहीं हैं, और वो दफ़न है, और वो दफ़न है ना, तो शांति से आपको बैठने भी नहीं देंगी। वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के फॉर्म में कहीं न कहीं आपको लाइफ़ में परेशान करेंगी। तो उनका इलाज भी ज़रूरी है, उनका फुलफ़िलमेंट भी ज़रूरी है। और इसीलिए कुछ लोग ये जो सपने देखते हैं, सपने के दौरान वो विशेज़ अपना एक विश फुलफ़िलमेंट बना दिए। एक और एक्सप्लेनेशन है कि वो अपना एग्ज़िस्टेंस प्रूव करती हैं कि येस, तुमने मुझे दफ़ना दिया, लेकिन मैं दफ़न हूँ, लेकिन मैं मरी नहीं हूँ। आई एम स्टिल देयर। और वो आपको किसी न्यूरोटिक प्रॉब्लम के फॉर्म में भी आगे आप उसको एनकाउंटर कर सकते हो। इस पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, शायद एक्यूरेट बैठे। जैसे किसी ने सपना देखा, उसने बोला कि भगवान मेरा ये काम करा दे, मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा। काम हो गया, भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाया, भूल गया। फिर भगवान सपने में आ रहे हैं कि भाई तूने तो बोला था, तूने प्रसाद नहीं चढ़ाया। अब उसे याद आ गया, वो भगवान को जाके प्रसाद चढ़ा रहा है। तो इसी से तरीके से हो हाँ, सकता है। ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये जो भगवान का रोल भी प्ले किया है ना, भगवान नहीं आए, वो आपके सबकॉन्शियस में ही कोई आपका एक थॉट है। उसको पता है कि आप भगवान से चीटिंग कर रहे हो। यू नो व्हाट? भगवान अलग से नहीं आ रहे, ये सारे रोल आप ही प्ले कर रहे हो। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, तो वो एक अंदर एक थॉट भी ये भी है, आप भूल गए हो, मतलब कॉन्शियसली भूल गए हो। लेकिन अनकॉन्शियस में आपको पता है कि आपने भगवान से क्या प्रॉमिस किया। वहाँ सब स्टोर है। तो वहाँ सब स्टोर है, और तो वो रोल जो आपका है, आप ही आके बता रहे हो कि भगवान जी आपसे वो अपना कमिटमेंट पूरा करने के लिए कह रहे हैं, तो जाओ उनको प्रसाद चढ़ाओ। बेसिकली वो कमिटमेंट हमारी खुद के साथ है, ना कि भगवान के खुद साथ, के बट साथ ही होती वो है, पूरी खुद करनी है। के साथ ही होती है। इनफैक्ट हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि कोई जो लोग होते हैं, ये लव अफेयर्स हैं, या फिर किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, या किसी को कहीं घूमने जाना है। ऐसे विशेज़ आते हैं, जैसे आप घूम रहे हो या आप किसी बहुत अच्छी चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हो। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी विश फुलफिलमेंट को इंडिकेट करती हैं। इनफैक्ट ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना इसलिए मुश्किल होता है, जैसे बताया मैंने, आपकी जो विशेज़ आएँगी ना, वो डायरेक्ट नहीं आएँगी, डिस्गाइज्ड फॉर्म में आएँगी, मतलब अपना भेस बदल के आएँगी। तो एक साइकोलॉजिस्ट को भी बहुत मुश्किल से, बहुत दिनों में जाके, बहुत जब वो बहुत डिटेल स्टडी करेगा ना, तो पता चलेगा एग्ज़ैक्ट ये हो क्यों रहा है आपके साथ में। और जो गूगल पे जो लिखा हुआ है ना, इसका एक्सप्लेनेशन वैसा हम लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि सपने में हाँ, सांप दिखा ये तो दिखा तो वो, नुकसान ऐसे दिखा होगा। तो वो, ये सब हमने खुद ने अपने सुपरस्टिशियस माइंड से कुछ-कुछ चीज़ों को जोड़ लिया है। और रिलेटिव भी है कि कुछ लोगों ने मान लिया, तो उन्होंने उस चीज़ को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या होती है कि अभी जितना आपको दिखाई दे रहा है, आपका वही सच है ना? लेकिन उसके बियॉन्ड भी बहुत है। आपको पता है कि आपकी जो आँखें हैं, वो इस पूरी दुनिया में से एक छोटी-सी चीज़ देख सकती हैं। एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा, जो सनलाइट पूरी जिसको कहते हैं, उससे बहुत बियॉन्ड है। लेकिन हमारी ह्यूमन आइज़ 380 नैनोमीटर्स टू 780 नैनोमीटर्स को ही देख सकती है ना? वो लाइट है हमारे लिए। उस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा-सा पार्ट है वो।
बस हमारी दुनिया वही है, हमारा विजन वही है बस। उसके लेकिन बियॉन्ड भी तो चीज़ें हैं, और हम डिनाई कर देते हैं कि जो हमें दिखाई देता हम उसे नहीं मानेंगे। पर फिजिक्स और सब साइंस तो कहती है ना कि भाई है, रेज है ना, इधर वाली रेज, पूरा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फिजिक्स ने बता दिया कि आप ऐसे ऐसे देख सकते हो उसको, आंखों से नहीं देख सकते लेकिन ये है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो वैसे ही है, जब जो नॉलेज है ना, हमारी जो नॉलेज है ना अभी बहुत लिमिटेड है इन सब चीज़ों के लिए। तो जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं आपके या मेरे या किसी और के, उसको हम एग्जैक्ट सेंस में नहीं एक्सप्लेन कर सकते जब तक या तो हम बहुत उसको डिटेल लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं करें। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो एकदम एग्जैक्ट जैसे हम चाहते हैं वैसे होगा नहीं। आज आप सोचो कि आज फिर आप वही सपना देखो और फिर उस सपने का और हम आगे पीछे का और याद रखें, आधी चीज़ें तो हम वैसे ही भूल जाते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट याद रहता है। तो अब इसका अगर मैं आपको अभी राइट नाउ एक्सप्लेनेशन दूँ तो ये कि जो आपने बहुत अपने पेरेंट्स से या फैमिली में सुन रखा था कि पितर होते हैं, पितर को नाराज़ नहीं करना चाहिए, बचपन से सुना होगा आपने, है ना। ये कहानी आपके मेमोरी में है, ठीक है। अब वो जो कुछ चीज़ें हैं आपके पास, उस इंफॉर्मेशन को आपका ब्रेन प्रोसेस करके एक नरेशन, एक ड्रीम सीक्वेंस में डेवलप कर देता है, एक फिल्म बना देता है उन सारे छोटे छोटे पिक्चर्स को कलेक्ट करके, उस सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को जोड़कर। अब सवाल ये है कि इसके बियॉन्ड दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वो सच भी हो रहा है, उससे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, मिसकैरेज का या ठीक से होने का, कंसीव, है ना। तो हम उस ड्रीम को क्या कर रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं, है ना, कि ये हमारा प्रिकॉग्निशन था, कि हमने एक बार ऐसा किया तो ये हुआ, एक बार ऐसा किया तो हुआ, एग्जैक्ट हुआ ना, उसी के लाइन में ऑर्डर में हुआ। तो दो चीज़ें जब इस तरह से होती है ना, तो हमारा माइंड क्या होता है, उसको एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेता है। पर क्या ऐसा हर बार होता है? नहीं। अगर हो जाए तो साइंस इसको आज मान लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, बिल्कुल। लेकिन हम पर्सनल पे नहीं जाते। जब साइंटिफिकली कोई चीज़ को पूरे सबके लिए एक बताना मास होता है, ऑडियंस के लॉन्ग लिए टर्म होना में चाहिए। बताना होता है ना, तो हमको उसके एविडेंसेस चाहिए होते हैं, हमको एम्पिरिकल फाइंडिंग्स चाहिए होती हैं। नहीं तो फिर क्या हुआ, वही हुआ ना, सुपरस्टिशंस हुए। तो दिस वे कि हम इसलिए इसको फ्लॉरिश नहीं कर पा रहे क्योंकि लिमिटेशंस आर देयर। एग्जैक्ट आप खुद भी वैसा नहीं कर सकते, दूसरे से भी आप वैसा नहीं करवा सकते। बिल्कुल भी, तो क्यों कंट्रोल में नहीं ना, सपने कंट्रोल कंट्रोल में नहीं है। तो इसका आंसर यही है कि ल्यूसिड ड्रीम्स जो है उसको हमने टर्म दे दिया कि आप उस समय कॉन्शियस अवेयरनेस थी कि आप ड्रीमिंग स्टेज में हो और आप ड्रीम देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ड्रीम्स को कंट्रोल कर रहे हो। और वो अगर साइंटिफिक जो एविडेंसेस माने तो वो हुआ था ड्यू टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो पार्ट था एक्टिवेटेड रह रहा है, जो कि एक एरर भी मान लो, अदरवाइज उसको उस समय सोना चाहिए था, उसको उस समय ऑफ होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, अगर कोई इंसान कोई सपना देख रहा है और उसे अंदेशा है कि भविष्य में कुछ गलत हो सकता है या अच्छा हो सकता है क्योंकि मैंने ये सपना देखा है, तो हम कहीं ना कहीं एक रियलिटी अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से सच होती जा रही है, हम इसको ही कह सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो थोड़ी इसकी लिमिटेशंस हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगर आपने कंसेप्ट बोला है तो मैं बता दूं उसमें कि वो कहते हैं कि कुछ भी सोचो, शिद्दत से सोचो बस, है ना। बस उसी चीज़ पे अडेरेंस देते हैं ना कि आप कुछ भी सोचो, बस शिद्दत होनी चाहिए आपका। ऐसे ही शाहरुख खान वाली जो है ना, फिर पूरी कायनात आपका वो काम करने में लग जाएगी, है ना। तो जेल में जो बंद कैदी हैं वो शिद्दत से ही सोच रहे हैं कि बाहर आ जाएं। क्या करें फिर, निकाल दें उनको, उनका सच कर दें? नहीं। तो दिस इज द हाफ ट्रुथ कि अगर हम सोच रहे हैं ना इट्स गुड, उस पर हमको एक्ट आउट भी करना पड़ेगा। दूसरा एरर यहाँ पे ये है कि कुछ भी नहीं, कुछ भी सोचने से नहीं मिलेगा। एक ही चीज़ है, 100 जने उसके बारे में सोचेंगे, सबको नहीं मिल सकती है। क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट मेरे हिसाब से है, क्योंकि एक डिबेट नहीं, इट इज क्लियर कट कि इसमें दो मिस्टेक्स हैं, दो बड़ी खामियां हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बड़ी खामी बिना है। एक्शन के आप किसी चीज को नहीं बिना पा एक्शन सकते। के नहीं पा वो सकते, तो है। एक्शन पे तो वो साइलेंट है। दूसरी वो कहते हैं कि आप कुछ भी। तो एक हम एग्जामिनेशन में
हम कोई भी एग्ज़ाम ले लें, यूपीएससी का ले लें या छोटा सा एग्ज़ाम ले लें, हर बच्चा या उसमें से आधे बच्चे या 10% बच्चे तो चाहते ही होंगे कि हम फर्स्ट आ जाएं, या एक से ज़्यादा बच्चे चाहते होंगे ना कि हम फर्स्ट आ जाएं, कोशिश भी करते होंगे, लेकिन फर्स्ट से एक ही आएगा। है ना? तो जो चीज़ें लिमिटेड हैं हर किसी को नहीं मिल सकती। आप 4 लोग बोलो कि मुझे तो ताजमहल चाहिए, तो 4 लोगों का थोड़ी हो सकता है सिर्फ सोचने से। तो देयर आर सेवरल थिंग्स जो आप सोचने के बावजूद या एक्ट आउट करने के बाद भी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनकी अलग तरह की लिमिटेशंस हैं। तो एक तो इस पे लोगों को बिलीव इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना है। सोचने में तो कुछ एनर्जी जाती नहीं है, वो तो काम बहुत अच्छा करते ही हैं। करना पड़ेगा तभी तो मुश्किल आएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉपुलर पता है इसीलिए हुआ कि सिर्फ आपको सोचना है, और उसकी वो बाउंडेशंस भी हटा दें कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। आप बोल दो कि सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम तो बस सोच लो एक बार। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने समझा, मैंने भी ये मतलब शुरू में तो मेरे को भी ये लगा था कि सोचना है और हो जाएगा, लेकिन जब मैंने उस बुक को दोबारा पढ़ा तब समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। क्योंकि जिसने अपनी स्टोरी बताई है सक्सेस की, उन्होंने एक्शन तो लिया है। अब मैं बताऊँ आपको, अगर इसको मैं समझ पढ़ती हूँ, आप पढ़ते हो ना समझदारी से, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक जो साइलेंट चीज़ है वो मैं ग्रेस कर पाऊँगी, आप ग्रेस कर पाओगे कि क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जब आप सोचने लगते हो तभी तो आप काम करने लगोगे ना। आप किसी के बारे आपने कुछ करने का सोचा पहले, तभी तो वो किया ना। आपने इतनी पूरी दुनिया में जो कुछ भी बनाया, इन्वेंशंस हुई हैं, पहले तो एक थॉट था ना, थॉट था, प्लानिंग हुई, उसके बाद एक्शन प्लानिंग आया। हुई, और उस कॉन्क्रीट प्लानिंग, उस हार्ड वर्क के बाद में, स्मार्ट वर्क के बाद में वो चीज़ आई सामने। तो जब नहीं थी तब तो कुछ नहीं था ना, और अब वो आपने सोचा कि इतनी इम्पॉसिबल सी चीज़ थी जिसके बारे में जब हम सोच रहे थे तब तो, लेकिन वो हमने पॉसिबल कर दिया, है ना? तो इट इज़ वेरी ट्रू कि आप जब कुछ चीज़ सोचते हो तभी आप कुछ एक्ट आउट करते हो। और क्यों कहते हैं वो सोचने के लिए? क्यों मजबूर हो जाता है इंसान फिर कुछ करने के लिए, है ना? उसमें एक इच्छा जागने लगती है कि सोचते, 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 सोचते इतना वो मोटिवेटेड हो जाता है कि अल्टीमेटली वो एक्ट करने लगता है। जैसे अगर उसको एग्ज़ाम में ये हो गया कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लाने, 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 तो फटाफट से उसको पढ़ने लगता है कि नहीं पढ़ना है मुझे, इसलिए और चीज़ें साइड में करनी है। तो वो अपनी जगह पे जो स्मार्ट लोग हैं, वो इस अनसीन ट्रुथ को अगर समझ पा रहे हैं उसमें से, तो बिल्कुल क्लियर है कि आप सोचेंगे तभी वो काम होगा, बिना सोचे तो कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो तो थिंकिंग ही है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हाफ ट्रुथ बोलते हैं हम कि आधा तो सही है, आधी बात तो सही है, बस क्योंकि 2 सिर्फ गलतियाँ क्योंकि हैं। सिर्फ सोचते नहीं रहना। लेकिन सिर्फ सोचते रहना, और किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से हर कुछ हर किसी को नहीं मिल सकता, है ना? दुनिया में बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो लिमिटेड हैं। जैसे अभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो इसमें आपने बोला कि लोगों ने इतने सारे इन्वेंशन हुए, उनकी भी पहले थॉट्स आया, फिर प्लानिंग हुई, फिर उस पे वर्क हुआ, उसके बाद उस चीज़ का सृजन हुआ हमारे पास, राइट? तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे इन्वेंशंस पे भी मिथ माना जाता है कि भाई ये इन्वेंशन क्यों हुआ, क्योंकि इसका सपना आया था इस साइंटिस्ट को, इसलिए इन्वेंशन हो गया। जैसे डीएनए के सीक्वेंस का हमें सपने से पता चला, स्विंग मशीन का हमें सपने से पता चला। तो उस पे क्या यस, कहना चाहेंगे आप? एग्ज़ैक्टली। ये बिल्कुल सच है कि बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि उनको जो यूरेका मोमेंट था, यूरेका मोमेंट पता है आपको? आहा! एक आता है कि आपको वो क्लू मिल गया जिसके जहाँ आप अटके हुए थे, है ना? और वो यूरेका मोमेंट उनको ड्रीम्स के फॉर्म में हुआ। अब यहाँ भी हमको इसको एक्सप्लेन करना है कि यूरेका मोमेंट पता है कब होता है? जब कोई भी आप एक ऑटोनॉमस एक्टिविटी कर रहे होते, जब आप रिलैक्स स्टेज में होते हैं, आपको चलते-चलते भी हो सकता है, नहाते-नहाते भी हो सकता है, नहाते हुए लोगों को हुआ है ना? तो आप गार्डन में वॉक कर रहे हो तो हो रहे हो, और आप सो रहे हो, और एक ड्रीम में आपने वो देख लिया कि इसका ये सॉल्यूशन है। जैसे उनको वाटसन को वो मिल गया डबल हेलिक्स डीएनए मॉड, इनको आइंस्टाइन को भी ये रिलेटिविटी लॉ उसी में सजेस्ट हुआ था। कुछ बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें जो एक बताते हैं कि हमको इसका एग्जैक्ट जहाँ हम अटके हुए थे वो ड्रीम्स के थ्रू हमको मिला यूरेका मोमेंट। Like a key moment of their life, they got in हाँ, their dreams. ड्रीम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब लोगों ने इसको सुना तो समझा कि उनको एक सपना आया, उठे और उन्होंने इन्वेंशन कर लिया। ऐसा नहीं था। आपको अगर हिस्ट्री पता हो ना कि वो लोग सालों से उस पे काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे, 10-10 साल से काम कर रहे थे,
और लास्ट में ये हुआ कि यूरेका जो मोमेंट था वो उनके ड्रीम सीक्वेंस में आया। और यही एक मैजिक है जो आप पूछ रहे थे ना बार बार कि ड्रीम्स का हमारे बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि आप जब पढ़ाई करते हैं ना, स्टूडेंट्स को मैं बहुत बताती हूँ कि आप दिन भर जो भी करेंगे ना वो सब, और स्टूडेंट्स तो पढ़ाई करते हैं दिन भर, तो थोड़ा सा पढ़ो और फिर सो जाओ। जब आप सोएंगे ना, ब्रेन उन सारी फाइल्स को वापस से रिहर्सल करता है, हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है। हमारी मेमोरी का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉन्ग टर्म मेमोरी में, है ना, जिसको हम कहते हैं मेमोरी फ्रेम होती है, वो स्लीपिंग स्टेज में होता है, स्पेशली स्टेज 2 में। तो ऐसा ही हुआ कि साइंटिस्ट जो भी लोग थे जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल का भी एग्जाम्पल है, गूगल का भी है एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वो लोग दिन रात उसके बारे में सोच रहे हैं। दिन रात मीन्स सोते जागते, तो यही सीक्रेट है, सोते और जागते। सो रहे हैं तो भी उसी के बारे में सोच रहे हैं ऑल द टाइम, दिन में भी खा रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो भी उसके बारे में लगे हुए हैं सालों से। दिमाग से वो थॉट जा ही नहीं रहा है। दिमाग से वो थॉट जा ही नहीं रहा, दिमाग से थॉट जाता ही नहीं है कहीं पर। आपको जैसे पता है ना, रिप्रेस डिजायर्स हैं, आपको लग गया कि वो नहीं है, लेकिन वो दिमाग में ही है। मेमोरी में बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है, सब कुछ स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं जाके। तो ठीक है, अब भी क्या हुआ कि जैसे ही वो फाइल्स क्या होती हैं, रीशफल होती हैं, है ना। जो भी आप अभी अगर आप किसी स्टूडेंट से बात करें या जो आपके अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको बताना, आप उनको वही क्लेम करेंगे कि जो हम सोते हैं तो वही चल रहा होता है दिमाग में जो हमने सोने से जस्ट पहले करा था पढ़ाई। एग्जैक्टली ऐसा होता है ना। और अगर आप कोई हॉरर मूवी देखते हो तो वो भी आ जाएगा रात में। आप कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट दिन भर में आपने इनकाउंटर किया, वो भी आ जाएगा। तो जो भी आपकी डेली बेसिस पे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, उन सब से रिलेटेड फाइल्स हैं, कुछ खुली हैं कुछ बंद हैं। ब्रेन उन स्लीपिंग स्टेजेस में उनको सॉर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो शफल हो रही हैं, सॉर्ट हो रही हैं, आधी खुली हैं तो बंद हो रही हैं, ये सब करते करते क्या हुआ, ऐसे कनेक्शंस फॉर्म हुए और एक यूरेका मोमेंट डेवलप हुआ। तो जो उनको एक्टिव कॉन्शियसनेस में क्यों नहीं मिल रहा था, सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो चीज़ उनको यूरेका मोमेंट आया जब वो सो रहे थे तब। अब यू नेवर नो कि वो किस स्टेज में सो रहे थे, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हमारी जो स्टेज 2 स्लीप है वो हमारे क्रिएटिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेज 2। तो स्पेशली इसीलिए कहा जाता है कि पावर नैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको बहुत गहरा नहीं सोना चाहिए, देर तक नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सा सो, वो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करता है। पावर नैप बोल सकते हैं। पावर नैप, है ना। पावर नैप बेनिफिशियल है ज़्यादा देर सोने के। 3-4 घंटे सो के तो आपको बहुत ही ऐसा होता है ना कि थकान हो रही है, आपको से गॉगी फीलिंग हो रही है। पावर नैप से आप बहुत रिफ्रेश्ड फील करते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ में? मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं ज़्यादा सो रहा हूँ तो मैं ज़्यादा थक रहा हूँ, हाँ, ये लेकिन तो मैं कम आपके सो रहा साथ हूँ नहीं, ये तो सबके ठीक साथ है। होता है। अब सरप्राइज़ है ना कि ज़्यादा सोने का हमको बेनिफिट क्यों नहीं मिला, हाँ बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। अब मैं इसका आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताती हूँ। स्विमिंग पूल जाते हैं तो गहराई होती है, कितने गहराई में जाएंगे आप, 5, 6, 7, 8, 10 फीट, है ना। तो उतने ही आपको टाइम लगेगा ना वापस ऊपर आने में। और एक आप झप से डुबकी मार के छप छप करके साइड में और वापस आ गए, है ना। टाइम किस में कम लगा, दूसरे वाले में, है ना। ऐसा ही होता है जब हम सोए हैं, सेकेंड स्टेज तक गए ना, तो बस 10-15 मिनट का टाइम है, आपको स्टेज 2 के सारे बेनिफिट मिल गए, जो आपकी ब्रेन को रिफ्रेश करना है, रीस्टार्ट करना है, क्रिएटिविटी पावर बढ़ानी है, लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेमोरी कंसोलिडेशन प्रोसेस जो मैं आपको बताई थी, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी का एस्टैब्लिशमेंट, ये सब तो हो गया सेकेंड में। अब थर्ड एंड फोर्थ तो आपको बहुत ही जो ग्रैंड रिपेयरिंग है उसके लिए चाहिए होती है, तो आप नीचे गहराई में उतर गए, है ना। अब आपकी एक्टिव कॉन्शियस लेवल यहाँ है, काम करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, एक्टिव अराउज्ड रहने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। आप जितना नीचे गहरे जाएंगे उतना ही आपको टाइम वापस ऊपर आने में लगेगा ना। और एक आप छोटे से गए तो आप झट से ऊपर आ सकते हैं। तो कॉन्शियस ये बहुत पता क्या है,
लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो हमारे दिन भर में हम कभी एक्टिव होते हैं, कभी डॉसी होते हैं, कभी नींद में आ रहे हैं। ये सब क्या है? एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म जो है ना, हिप्नोटाइज जब हम होते हैं, ये ट्रांस स्टेट जो होती है ना, ये और भी ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ही है। तो सारी जो स्टेजेस है ना आपकी कॉन्शियसनेस के, अलग 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 वेरिएशंस हैं। आप जितना गहराई में जाएंगे आपको एक्टिव होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो इस यही रीज़न है कि आप ज़्यादा देर सोते हैं ना, उठने में आपको आधा 1 घंटा, फिर वापस एक्टिव होने में आपका टाइम ख़राब हो जाता है। और जैसे आपने अगर 10 मिनट सोए होंगे या बहुत 5 मिनट भी सोए ना, आपका ब्रेन एकदम रिफ्रेश्ड वापस। तो ज़्यादा देर सोना ही नहीं चाहिए इसलिए। पावर नैप इज़ मोर देन सफिशिएंट। इट इज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो हम ये कह सकते हैं जिसको फिजिकल वर्क ज़्यादा है वो ज़्यादा सो सकता है, बिकॉज बॉडी भी कहीं ना कहीं रिपेयर होती है। नहीं, वो तो सोना ही चाहिए। 7-8 आवर्स नाइट टाइम स्लीप तो चाहिए। वो तो हर किसी को चाहिए, मेंटल वर्क करे, फिजिकल वर्क करे, बच्चों को इनफैक्ट और ज़्यादा चाहिए, है ना? ओल्ड एज में थोड़ी कम ज़रूरत होती है, तो स्लीप रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो एक्सर्शन नहीं करते ना ज़्यादा, इसलिए। तो 7-8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हम 5 घंटे में भी अच्छा रिफ्रेश कहते हैं। नाइट टाइम स्लीप होती है तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आपकी 5-6 घंटे बाद सोते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। नॉर्मली हम आते हैं 7 to 8 आवर्स की स्लीप बस हेल्थी पर्सन को चाहिए, अडल्ट को चाहिए। लेकिन दिन की बात कर रहे हैं, अगर हम दिन भर में भी पावर नैप ले रहे हैं या हम 2 घंटे 1.5 घंटा सो रहे हैं, यूजुअली जो घर पे लोग रहते हैं वो सो जाते हैं दिन में, अगर समर टाइम में ज़्यादा टाइम होता है उनको। तो आप जब उनसे पूछेंगे ना तो वो उठ के बहुत परेशानी फील करते हैं। उसको हम कहते हैं स्लीप इनर्शिया। एक गॉगी फीलिंग जो होती है ना, जिसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, आप ना इंजॉय नहीं करके उठ तो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी भी नींद आ रही है और बहुत अच्छा सा रिफ्रेशिंग नहीं फील है। सो स्लीप इनर्शिया बोलते हैं। तो स्लीप इनर्शिया आपको तभी फील होगा जब आप दिन में ज़्यादा सोएंगे। रात में क्योंकि आपने वो पूरा मैनेज कर लिया, सारे स्लीप साइकिल्स आपके कंप्लीट हो गए, अच्छी सी रिपेयरिंग हो गई, वो सब बैलेंस हो गया, तो आपको स्लीप इनर्शिया ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, लेकिन कुछ को होता है। मॉर्निंग में भी उठने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। लेकिन इसमें भले हम दिन में सोएं चाहे रात में सोएं, सपने तो आएंगे सोने पर, ये बात फिक्स है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर हम दिन में सोने तो सपने नहीं आएंगे, सपने सिर्फ रात में आएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हमको, क्योंकि बताया ना स्लीप पैटर्न है, स्लीप साइकिल है, उसमें नॉन आरईएम है, फिर आरईएम आई गई, भले हम कभी भी सोएं। कभी भी सोए। ठीक। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि सुबह के सपने आपको ज़्यादा जल्दी सपने से सोच होते हैं? आपको सपने पसंद नहीं है, ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं क्या कि आप चाहते हैं कि सपने ना आए? आप नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सपने तो बल्कि आने चाहिए। बल्कि आने चाहिए। सपने आएंगे तो आप अच्छा एंटरटेनिंग फील करेंगे कि हाँ ठीक है। और बताया विश फुलफिलमेंट होता रहता है, तो वो भी जो आपका है, जो फाइल्स फालतू की हैं वो भी अच्छे से निपट जाएं तो सही है। तो सपने सोने का ऐसा है कि जब आप बहुत अच्छी नींद लेते हैं, आपको लगता है कि बहुत अच्छी नींद आई आज, है ना? आप बहुत रिफ्रेश्ड फील करते हैं। उस रात में आपके पास एक बहुत बैलेंस्ड स्लीप साइकिल्स आप एंजॉय करते हैं। उसमें प्रॉपर 3 और 4 स्टेजेस स्लीप होती हैं, जो आपकी पूरी मेंटल और फिजिकल जो रिस्टोर करती हैं एनर्जी को, और आपकी आरईएम स्लीप स्टेजेस भी प्रॉपर होती हैं। सपने आने से तब दुख होता है जब बहुत ही हॉरिबल या कुछ डिस्टर्बिंग कुछ सीक्वेंस आप देखते हैं, और वो यूजुअली हर रात नहीं होते हैं। वो तब होते हैं या तो आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे रात को ही आपने हॉरर मूवी देखी, तो चांसेस आर हाई कि आपको डिस्टर्बिंग सीक्वेंस होएगा। आपकी किसी से लड़ाई झगड़े हो गए घर में, कुछ आज आर्ग्यूमेंट्स हो गए किसी से, तो चांसेस आर हाई कि आप कुछ डिस्टर्बिंग ड्रीम्स देखें। वो दिन भर की फाइल्स होंगी जो रात को निपटेंगी। कुछ को स्लीप टेरर्स और स्लीप वो जो होता है ऐसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, वो भी उसका भी एक रीज़न होता है। जैसे लोग कहते हैं कि जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे होते हैं लोग, उनको ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं, ऐसा होता है? कैसे कहते हैं एक तो कि होता या है फिर? नाइटमेयर राइट। और एक होता है स्लीप टेरर। दीज आर टू ओके। डिफरेंट, ओके, कैसे? दोनों डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। नाइटमेयर्स बच्चों को होते हैं ज़्यादातर, ओके। है ना? नाइटमेयर का मतलब होता है डरावने सपने। बिल्कुल। अडल्ट्स को डरावने सपने रेयर आते हैं, ओके। अनलेस अनटिल जो मैंने आपको बताया कि आपने कोई ऐसा काम किया हो काम किया खुद है। ने चला कर अपने आप को डिस्टर्ब करने वाला, ठीक ठीक। है?
तो वो नाइटमेयर तो बचपन की बात है, ज़्यादातर बच्चों को डरावने सपने आते हैं, तो नॉर्मल माना जाता है इसको। एक होता है स्लीप टेरर, ये अडल्ट्स को होता है। अब स्लीप टेरर और नाइटमेयर बिल्कुल अलग अलग है। नाइटमेयर में अगर एडल्ट को भी हो रहा है या बच्चों को भी हो रहा है, तो नाइटमेयर में एक ड्रीम सीक्वेंस होगा, हॉरिबल ड्रीम कंटेंट होगा। उससे आप जब जागते हैं तो आपको पता होता है कि आप ड्रीमिंग स्टेज में थे, आपने एक बुरा सपना देखा, क्यों डरे, किस लिए डरे, वो सब। और आप जब उठते हैं तो आपको कॉन्शियसनेस रहती है कि आप ठीक हैं, घर वाले आपके पास हैं, ठीक है, फाइन। थोड़ी देर में आप नॉर्मल हो जाते हैं। स्लीप टेरर में अलग होता है। स्लीप टेरर एक्चुअली एक रेयर इवेंट है जो एडल्ट्स को होता है। क्या होता है कि उसमें पर्सन अब्रप्टली उठता है, डर के, घबरा के। जो उसके पास में अगर कोई सो रहा है और उसको, वो भी जाग जाता है क्योंकि वो डरा हुआ है, वो ऐसे चिल्ला रहा है कि कोई मुझे मार रहा है या वटेवर। पर्सन जो साइड में है वो उसको कंसोल कर रहा है कि नहीं नहीं क्या हुआ, दो पानी पी लो, वो उसको नहीं सुनेगा। उसकी कॉन्शियसनेस बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी, वो जाग गया लेकिन अभी वो उसमें है, उस शौक से बाहर नहीं आ पाया शॉक से बाहर नहीं आया। दूसरा एक इंडिकेशन ये है कि उस जो स्लीप टेरर है उसमें कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं होता। पर्सन बहुत देर बाद जब नॉर्मल होएगा तो आप उससे जब पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों डर गए थे, तो उसे कुछ बताने के लिए नहीं होगा, आपके एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, नहीं पाएगा, क्योंकि वो ड्रीम सीक्वेंस नहीं होता। वो एक वियर्ड सा एक्सपीरियंस है कि वो डर गया, अब्रप्टली उठा है, उसकी हार्ट बीट तेज है, और जो अनरिस्पॉन्सिव है, दूसरे लोग जो उसको कंसोल कर रहे हैं उनके लिए वो अनरिस्पॉन्सिव है। उसको बहुत देर बाद वो फिर उनको रिस्पॉन्ड करता है और कंसोल कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल स्टेट में आता है। तो ये स्लीप टेरर है। ये भी बहुत रेयर होता है, एडल्ट्स को नहीं होता। वो हो सकता है कि कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हो, या कोई एक पर्टिकुलर कोई भी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रेयर इवेंट्स की वजह से हो सकता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है ड्रीम्स में, जैसे डेजा वू का। ये डेजा वू ड्रीम नहीं है। डेजा वू ड्रीम नहीं है, बट ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आप खुली आंखों से शायद सपना देख लिया आपने, कि ये आपको एक आभास होता है कि ये चीज़ पहले हो चुकी है। हाँ एग्जैक्टली, Right? डेजा वू तो वो है। एक फ्रेंच वर्ड है ये, तो है ना, कि पहले से दिखा हुआ है ना। ऐसा बहुत बार होता है, आपको भी लगा होगा कि जैसे हमने पहले बताया था कि 8th सेंस, वो 7th जो आप बोलते हो 6th सेंस, वो इंट्यूटिव पावर वाला, बहुत बार ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ हो चुकी है, या हम यहाँ आए हुए हैं, या कोई बात है जो आप, कोई कहेगा, आपने को लगा ये तो बात मैंने सुनी पहले, और ये पहले इसी सीक्वेंस में हो रखा है ना। ऐसे ऐसे कई बार आपको वियर्ड से एक्सपीरियंस होगा। एक्चुअली पता क्यों होता है ऐसा? हमारे पास में ट्रमेंडस एक बहुत बड़ा स्टोरेज है मेमोरी का। ऐसे समझ लो जैसे आपके पास में बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। जैसे AI नहीं करता है कि बहुत सारी फोटोग्राफ से एक चेहरा बना लेता है, बहुत सारे चेहरे से, जो कि चेहरा होता ही नहीं है ना, और वो एक अलग सा चेहरा बन जाता है। तो होता क्या है कि एक ब्रेन का एक एरर है, एक कंफ्यूजिंग स्टेट है डेजा, कि हमेशा होता नहीं है, हमेशा तो होता नहीं है। कभी कभी हमारे ब्रेन को एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि शायद मैं इस सीक्वेंस से, इस सिचुएशन से, या इस बात से पहले से फेमिलियर हूँ। तो ये ब्रेन क्या है आपका, कंफ्यूज कर रहा है बहुत सारी जो आपकी पहले से स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है और कमिंग इन्फॉर्मेशन से उसको रिलेट कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो रिलेटेड होता ही है। जैसे हम सबके फेस हैं, आपको लगता होगा आपका फेस और मेरा फेस अलग अलग है ना, लेकिन ऐसे तो हम भी बोलते हैं कि जापानीज़ के सारे एक जैसे लगते हैं, चाइनीज़ सारे एक जैसे लगते हैं, है ना, तो शायद उनको भी हम एक जैसे लगते हो। करेक्ट, बिल्कुल, है ये तो एक वाला ही पॉइंट नाक, है। 2 आँखें, मुँह, सब में तो एक ही चीज़ ऐसा है ना। होता भी है मेरे, और बहुत सारे लोगों के फेमिलियर भी होते हैं, Right. सिमिलर भी होते हैं। तो वो सिमिलैरिटीज़ को हमारा ब्रेन एक तरह से प्रोसेस कर रहा है। उसका ये कंक्लूजन है ब्रेन का उस सिचुएशन में कि अरे ये तो मेरे पास एक्सपीरियंस पहले से है, जबकि होता नहीं है। ये सिर्फ उसका उस टाइम का एक एरर है, कंफ्यूजिंग स्टेट है, डेजा वू। फिर हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि एक, शायद आपने क्वांटम कंप्यूटर की टर्म सुनी होगी। क्वांटम कंप्यूटर में क्या है कि बहुत सारा डेटा एक साथ प्रोसेस करते हैं, हाँ। और वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि चीज़ ऐसे होने वाली है। तो हमारा माइंड भी शायद उसी तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत सारा डेटा उसके पास तो है ही। वही तो मैं बता रही हूँ, बहुत सारी मेमोरी है आपके पास में स्टोर्ड ऑलरेडी,
ठीक है, जब आप इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो ना, तो जहाँ सिमिलैरिटीज़ पे आपका चला गया कंपार्टमेंट में, जहाँ आपको सिमिलैरिटीज़ दिखी, तो आपका ब्रेन का ये इंटरप्रिटेशन होता है, उस समय डिसीजन होता है कि ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आई हैव। और होता भी ऐसा ही है। नहीं, होता नहीं है, होता कहाँ है? कितनी बार जैसे डेजा वू अगर हो रहा है हमें, नहीं, तो डेजा वहाँ पे तो वू करेक्ट हो हो गया। रहा है। डेजा वू का एक्सपीरियंस, जो आपको डेजा वू जो चीज़ है ना, उसका रीज़न बता रही हूँ मैं कि ब्रेन को ऐसा क्यों लगता है, वो तो यही है। ब्रेन का। ठीक। लेकिन हर बार थोड़ी लगता है, हर बार नहीं लगता, कभी कभी बहुत कभी-कभी रेयरली लगता है फीलिंग ना, आती है है। ना? जैसे आपको तो पता है कि आप इस जगह पहली बार गए हो, वहाँ जाके आपको ऐसा फ़ील आ रहा है कि मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ। फिर आपकी वो सुनी-सुनाई कहानियाँ बचपन की, पुनर्जन्म की, फ़िल्मों की, और आ गई, मसाला आ गया। अब आप और उसको क्या करते हो, स्ट्रेंथन करते हो इस फैक्ट को, वैलिडेशन लेते हैं। वैलिडेट कर देते हो कि यस, आपका तो पुनर्जन्म है, आप यहाँ के राजा थे और अब आप यहाँ वापस आ गए हो। या फिर जैसे वो तो जगह की बात हो गई, या फिर कि ओह, आप तो इतनी बड़ी, आपके अंदर सुपर पावर है कि इस बात को ये बोलने वाला था, अब बोला है आपने, तो इसको पहले से ही पता था कि ये यही बोलेगा। ऐसा आपके ब्रेन का ये उस समय का एक एरर है, कंफ्यूजिंग स्टेट जिसको कह सकते हैं हम, तो कि वो कंफ्यूज हो रहा है रियलिटी में, और जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको ऐसा लग रहा है कि दिस जो इनकाउंटर कर रहा है सिचुएशन, ये फर्स्ट हैंड नहीं है, इससे वो पहले भी इनकाउंटर हो चुका है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो इतनी ट्रमेंडस है, कहीं ना कहीं वो उससे लिंक करके रिलेट कर रहा है। तो बेसिकली डेजा वो कहीं ना कहीं ओपन आई ड्रीमिंग से रिलेटेड हो सकता है, कि जो खुली आंखों सपना देखना जैसा हो गया नहीं, है। डेजा बिल्कुल वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो तो ये हो गया कि हमारे ब्रेन का एक एक्सपीरियंस है कि हमको लगता है कि हमने इससे पहले भी इनकाउंटर हो चुके हैं, ऑलरेडी हमको पता है ना? अब खुली आंखों वाला सपना क्या चीज़ होती है? खुली आंखों से सपने देखना, इसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं बेसिकली, तो है ना? अच्छा, दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि कुछ सी लोगों ने ये भी कहा है कि मैं तो रात को आंखें खोल के ही सोता हूँ सब, है ना? बहुत सारे लोगों की आंखें बहुत प्रोमिनेंटली ओपन रहती हैं, काफ़ी हद तक आधी से ज़्यादा खुली रहती है सोते हुए भी, और वो सो रहे होते हैं। सो रहे होते हैं वो, है ना? ऐसे तो ऐसे बहुत सारे केसेस भी हैं जो चल रहे होते हैं और वो नींद में होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं और नींद में हो रहे होते हैं, है ना? उनकी आंखें तो खुली होती हैं, लेकिन उनको दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता है, वो दिख रहा होता है ड्रीमिंग उसमें होता है, स्टेज में। तो खुली आंखों का सपना भी एज अ लेमन टर्म ही है। खुली आंखों से या तो आप डे ड्रीमिंग कर सकते हो, है ना? अच्छा, एक और चीज़ है जो यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि एक कंडीशन होती है, एक स्लीप डिसऑर्डर है, जिसको कहते हैं नार्कोलेप्सी। अगर आपने सुना हो, नार्कोलेप्सी क्या होती है कि बहुत एक्सेसिव स्लीपी स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा सोते हैं वो लोग। रात को बहुत अच्छे से कंफर्टेबली सोने के बाद, रीज़नेबल 7-8 घंटे सोने के बाद भी दिन भर उनको नींद आती। ऐसे नॉर्मल नींद नहीं होती उनकी, नींद होती है झट से कहीं भी सो जाना, बात करते-करते सो जाना, इनफैक्ट कुछ भी करते हुए सो जाना, और ना सिर्फ सो जाना, सपने देखने लग जाना। बिल्कुल, और गहरी नींद में चले जाना। नहीं, वो आरईएम स्लीप स्टेज सडन ऑनसेट ऑफ आरईएम होता है। ये उसका एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नार्कोलेप्सी में जैसे हमको तो क्या होता है कि हम सोएंगे तो पहले छोटी नींद, मतलब स्टेज 1, 2, 3 ऐसे गुजरेगी, नॉन आरईएम स्टेजेस आएंगे, फिर हम सोएंगे, सपने देखेंगे, वो आइस। उनके यहाँ क्या होता है कि नार्कोलेप्सी में सडन ऑनसेट ऑफ आरईएम, वो झट से सोते हैं, फट से ड्रीम देखने लग जाते हैं। बहुत क्विकली स्टेज में चले जाते हैं ड्रीम हाँ, वाली में। सडन ऑनसेट ऑफ आरईएम होता है। तो वो भी एक ये हो सकता है कि इसको भी खुली आँखों का सपना कह सकते हैं कि वो पर्सन ऐसे जागते-जागते, बैठे-बैठे सो रहा है, और ना सिर्फ सो रहा है, सपने देख रहा है। और ये तो एक स्लैंग है कि खुली आँखों से देखे हुए सपने सच नहीं होते, उनके लिए आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। या ये जो आपका है, ये सिर्फ मेरा डे ड्रीमिंग है या इमेजिनेशन है, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सब या लोग कहते हैं कि मैंने इस सपने को जिया है, इसको मैंने अपना सच करके दिखाया है, तो रियलिटी में उसको वो फ्लोरिश करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं। अदरवाइज़ खुली आँखों से सपने, मतलब जागते हुए सपने देखना ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, डी ड्रीमिंग के अलावा। सपने देखने के लिए आपको सोना पड़ेगा, और सोने के लिए आपको रिलैक्सेशन चाहिए, एंड मसल्स को आपको रिलैक्स करना पड़ेगा, तो आप आँखें कैसे खोल सकते हैं? आईलिड्स की जो मसल्स हैं, उनको भी वही आदेश मानना पड़ेगा,
वो कोई स्पेशल नहीं है कि नहीं सब पूरे हाथ पैर सो जाओ, मैं खुली रहूँगी, तो खुली आँखों से सपने देखूँगा, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो जैसे कि इसमें एक मिथ कह सकते हैं इसको, एक क्या बहुत सारे मिथ हैं वैसे तो। कहते हैं कि सपने में हम टाइम नहीं देख सकते, या फिर सपने में हम राइटिंग्स नहीं देख सकते, या फिर कोई नया फेस नहीं देख सकते, कोई फेस ऐसा हमने पुराना देखा होगा वही हमें सपने में दिखता है। ये सब रियलिटी होती है या फिर ये सब एक? अच्छा, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं देख सकते, अब तो मुझे ये बता दो सपने में आप क्या कर सकते हो? ओके। जैसे आपने कहा घड़ी नहीं देख सकते, है ना? तो आप क्या देख सकते हो सपने में? सपने में नॉर्मल सीक्वेंस दिखता है, हमें कहानी दिखती है, कोई चल रही है, कोई फिल्म जैसा कुछ चल रहा है, बट ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं ये हम कई बार या तो मिस कर देते हैं या हमें दिखती नहीं। जब हम ड्रीमिंग स्टेज में है ना, वो एक अलग तरह की कोडिंग है, एक अलग तरह की लैंग्वेज है ना? गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि एक ऐसी भाषा है जिसको आप उस दूसरी स्टेज में नहीं समझ सकते। तो जब आप स्लीपिंग स्टेज में हो, ड्रीमिंग स्टेज में जो भी ड्रीम नरेशंस है ना, वो एक इमेजिनरी कुछ सीक्वेंस होंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने ग्रीन कलर देखा, आपने किसी एनिमल को देखा, वो इस पर्टिकुलर शेप का है ना? ये सब आप देख नहीं रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि आप देख रहे हो। ये समझो इस चीज़ को कि है ना, हमारे सामने एज सच फिल्म नहीं चल रही है, हमारा ब्रेन में सब कुछ स्टोर्ड है, वो सारी इमेजेस हमको इमेजिनेशन दे रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। अब जैसे आपने सपने में अपने आप को एक्ट आउट करते देखा, है ना? देखा ना, तो क्या वहाँ पे कोई स्क्रीन है जहाँ पर आपका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस हो रहा है? वैसा नहीं। आप क्या कुछ कर रहे हो इन एक्ट? नहीं, है ना? आपको ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हो, अपने आप को भागते हुए फील कर रहे हो, अपने आप को किसी से बात करते हुए फील कर रहे हो, उड़ते हुए फील कर रहे हो, है ना? आप गार्डन्स देख रहे हो, इनफैक्ट लोग स्मेल भी कर सकते हैं। विजुअल तो होते ही हैं हमको सेंसेशन, ड्रीम्स में हमको हमारी ऑडिटरी सेंसेस भी हो सकते हैं और हमको स्मेल सेंसेस भी होते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि सपने में आप एक ऐसे गार्डन में थे जहाँ इतने सारे फ्लावर्स थे, वो इतने पर्टिकुलर कलर्स के थे और उसमें ये स्मेल थी। अब वो कहीं नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेमोरी में वो फाइल्स स्टोर्ड है। वहाँ से आपका वो एक्सपीरियंस जो ओल्ड एक्सपीरियंस है, वो बता रहा है कि रेड कलर का ये होता है, इस तरह का होता है, तो आपने इमेजिनेशन में ही उस चीज़ को एडमिट कर लिया कि यस मैंने रेड कलर देखा। रोज़ आपको पता है ना? और ये इसीलिए आपने जो सवाल पूछा ना बिल्कुल सही है कि हम कोई नई चीज़ नहीं देखते। जो ऑलरेडी है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में, हम सिर्फ़ वो ही देख सकते हैं। पर लोग तो ऐसा क्लेम करते हैं कि हमने एक ऐसी जगह पे देखा खुद को जहाँ हम कभी नहीं गए। ये बिल्कुल भी सही है। क्यों? फिर वही आंसर है कि रैंडमली आपके पास है बहुत सारे जो मेमोरी है उसमें से कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से रैंडमली पिक करके एक सीक्वेंस बना है। एआई की तरह। एआई की तरह से। आपका ब्रेन एआई से बहुत ज़्यादा एडवांस है। एआई की तो फिर भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। आप बियॉन्ड द लिमिटेशन आपका ब्रेन काम करता है। तो जो आपके पास स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, आपके कॉन्शियस ब्रेन को नहीं पता लेकिन है तो अवेलेबल। तो ड्रीम्स उसको जब ड्रीम सीक्वेंस डेवलप होते हैं ना, तो वो ब्रेन उनको यूटिलाइज़ कर लेता है और कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ करके वो इतना यूनिक पैटर्न बन जाता है, आपको लगता है कि हाँ, ये कभी नहीं हुआ आपके साथ में। तो वो यूनिक है बिल्कुल। हाँ, दूसरी एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको। एक और सवाल होता है कि हम ड्रीम्स में क्या फेसेस देखते हैं क्या? फ़ेमिलियर फेसेस देखते हैं या फेसेस कुछ नया फेस भी देखते हैं जिसको हम कभी नहीं जानते, है ना? एग्ज़ैक्टली, जो ये भी उसी से रिलेटेड है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे हैं, सपोज़ आप अपने फादर को देखते हैं या नोन पर्सन को देखते हैं या किसी भी फ्रेंड का आपको सपना आता है ना? सेम वहीं पर आप एक इमेजिन कर रहे हो, आप एक पर्सन के साथ हो और उसके ये फीचर्स हैं, मेमोरी से वो सारी इन्फॉर्मेशन आके उसको फ़िल कर रही है। ठीक है? और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी है, इसलिए एम्बिग्युइटी भी उतनी ही हाई पे होती है। तो आप उठ के बताते हो कि एक तो ये था, दूसरा ये था, लेकिन वो थे तो बहुत सारे लोग लेकिन कन्फर्म नहीं है कि कौन क्या था। तो इतनी डिटेलिंग होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, बहुत सारे पार्ट्स में आपने उन चीज़ों को फिल नहीं करके देखा। कहीं से कुछ उठाने में प्रॉपर पैटर्न तो बनेगा नहीं, लॉजिकल पैटर्न्स तो बनेंगे नहीं।
तो इसीलिए वो इनकम्प्लीट होते हैं, अधूरे होते हैं और एम्बिगुअस होते हैं। आपको उसको मीनिंग एग्जैक्ट नहीं समझ में आएगा, क्लियर कट नहीं है, बहुत एम्बिग्यूटी होती है। तो घड़ी देख सकते हैं आप, जैसे सनराइज देख सकते हैं, आपको पता है कि दिन आप लेट हो रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आपने ट्रेन पकड़ी, उस समय दिन था, वहाँ शाम हो गई, ये सब आएगा आपको, लेकिन आप इमेजिन ही कर रहे हैं उसको। अब पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते या घड़ी क्यों नहीं देख सकते, सवाल ये है कि आप कुछ भी कॉन्शियस काम नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन तो सो रहा है। जो ट्रैश बिन में बहुत सारी फाइल्स हैं वो, या जो अनकॉन्शियस मटेरियल है वो, उसमें से ब्रेन एक यूनिक सा फिल्म बना के आपको ड्रीम सीक्वेंस दे रहा है। तो इसमें जैसे अब हम मिथ की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ हो रहा है कि ये एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम उस पर्सन को नहीं देख सकते ड्रीम में, बहुत बहुत रेयरली वो पर्सन हमें ड्रीम में दिखता है जिससे हम प्यार करते हैं, ये भी होता है क्या? साइकोलॉजिस्ट के पास तो इसका आंसर है। स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने इसका आंसर कि आपकी अनफुलफिल्ड विशेस होंगी ना, उनके चांसेस होंगे कि आपके, क्योंकि ड्रीम्स क्या है, कॉन्शियसली तो आप सो रहे हैं, अनकॉन्शियस आपका जगा हुआ है, अनकॉन्शियस मटेरियल आ रहा है। तो जो आपकी बिलव्ड है, लड़का या लड़की जो भी, वो आपकी कहाँ है, कॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में? वो तो कॉन्शियस में मोस्टली। ठीक है। आप, ये ज़रूरी नहीं है, मिथ है कि आप बिलव्ड को नहीं देख सकते या अपने पेरेंट्स को नहीं देख सकते या उन्हीं को देख सकते हैं जिनको आप मिस करते हैं या जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजिस्ट तो ज़्यादातर ये मानते हैं कि अनफुलफिल्ड जो हैं या पेनफुल विशेस हैं, तो वो चांसेस हाई हैं कि कोई आपकी एक्स हो, कोई आपकी अनफुलफिल्ड जो हैं, उनके चांसेस हाई हैं मेमोरी में आके आपको ड्रीम्स में डिस्टर्ब करने के। और जो अभी राइट नाउ आपकी उसमें है रिलेशन में, इससे तो आपका कोई पंगा नहीं चल रहा है ना, वो अनकॉन्शियस में है नहीं, उसके साथ आपका कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो बस वो आप सेफ साइड पे हो। कॉन्शियस पार्ट में हमारे ब्रेन में अलग अलग तरह की मेमोरीज अलग अलग कंपार्टमेंट में स्टोर्ड है। ये भी एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है कि कैसे हम ऐसे अलग अलग जगह स्टोर कर लेते हैं। जैसे अमनेसिया होता है किसी को, मेमोरी लॉस है ना, तो वो नाम पते भूल जाता है, आपको पहचानेगा नहीं, है ना, खुद को भी नहीं पहचानेगा, लेकिन वो पानी मांगेगा तो उसको पता है कि पानी कौन सा है, ग्लास है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा कि अगर उसको कोई स्किल आता है, जैसे ड्राइविंग आता है, तो वो कभी ड्राइविंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो रेज नहीं होती है। किसी भी अमनेसिया में मोटर स्किल्स इंटैक्ट रहते हैं, वो सिर्फ एपिसोडिक मेमोरी होती है जो लॉस्ट होती है किसी भी केस में, किसी भी अमनेसिक को। अमनेशिया अभी केस तक में जो अमनेसिया होते हैं, है ना, तो पर्सन क्या भूलता है, एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी मतलब जो हमारे सारी रिलेटेड टू जो वर्ड है उसका इंफॉर्मेशन, नॉलेज। एप्पल को एप्पल मिलेगा, एप्पल को पहचान रहा है लेकिन वाइफ को भूल गया, खुद का नाम भूल गया, लेकिन वो एप्पल ऑरेंज को पहचानता है। तो एप्पल ऑरेंज है ना, ये उसकी सिमेंटिक मेमोरी है। चेयर को वो चेयर ही जानता है कि चेयर है, चेयर ही बोलेगा ना। हमने तो बहुत रिसर्च किया, आपने तो पता नहीं किसी अमनेसिया पेशेंट से मिले हैं या नहीं मिले, तो वो ये भूल जाएगा कि मेरा एड्रेस क्या था या मैं कौन हूँ या आप कौन है। रिलेशन में भूल जाएगा, माँ को भूल जाएगा, पत्नी को भूल जाएगा, खुद का नाम भूल जाएगा, खुद का प्रोफेशन भूल जाएगा, क्योंकि ये हमारा सारा एपिसोडिक मेमोरी होती है। एंड जो हमारा सिमेंटिक पार्ट है वो मोस्ट स्टेबल पार्ट है, और उससे भी हाईली स्टेबल पार्ट होता है हमारी मोटर स्किल्स। किसी को कुछ मोटर स्किल्स आता है, लाइक स्विमिंग आती है, कोई हाथ का काम आता है, कह सकते हैं कोई भी हाथ का काम आता है, पैर का काम आता है, इन द सेंस स्विमिंग आती है या उसको ड्राइविंग आती है, वो अमनेसिया पेशेंट के साथ रहती है, वो नहीं भूलते। बस रिलेशंस को भूल जाता है, एपिसोडिक मेमोरी जो आप कह रहे एपिसोडिक हैं। मेमोरी भूल जाते हैं, वो तो हम वैसे ही भूल जाते हैं, है ना। सही बात है, एक टाइम के बाद एपिसोडिक भूल ही जाते मेमोरी हैं। तो हम वैसे ही बहुत फ्रेजाइल होती है, हर कोई भूलता रहता है उसको, कितने लोगों से मिलते हैं, कितनों को भूल भूल जाते हैं। जाते हैं। हमारी जो इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स होते हैं उसके अलावा कितने इवेंट्स होते हैं रोज़, हम उनको भूल जाते हैं। तो ये एपिसोडिक मेमोरी बहुत फ्रेजाइल होती है, इसलिए अलग अलग जगह पे, जैसे आपकी जो पर्टिकुलर आपकी पोजीशन है, अभी पोजीशन का मतलब एक
प्लेसिंग, आपके 3D एक्सिस में कौन सी चीज़ क्या है, वो अलग जगह प्रोसेस हो रही है ना। आपके सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अलग कंपार्टमेंट में प्रोसेस हो रही है। पूरा एक ही जगह लोकस नहीं है कि अगर वहीं से ताला लग जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है मेमोरी। ठीक। तो इसमें जैसे मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा कि आपकी लाइफ का की मोमेंट क्या है, जो हमारी शो की थीम है द की मोमेंट। तो आपकी लाइफ की मोमेंट क्या रही है? मेरी लाइफ का की मोमेंट यही था कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ना है, when I was in first year of graduation, so I opted psychology as a subject, botany, zoology, and एक कॉम्बिनेशन था यहाँ पे महानीस कॉलेज में, केमिस्ट्री ऑब्लिक साइकोलॉजी। तो पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उसको केमिस्ट्री को कट करके साइकोलॉजी पे ऑप्ट कर लिया, और वो डेस्टिनी या वो कैन से कि लाइफ पूरा चेंज हो गई। अब जब साइकोलॉजिस्ट बन के मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मोमेंट था जब मैंने ये चीज़ डिसाइड किया, तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, या की पॉइंट वी कैन से कि आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। और आज मुझे बहुत ही मीनिंगफुल लगता है अपनी लाइफ कि मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ और एक अच्छी मीनिंगफुल लाइफ लीड कर रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल। अब यहाँ पे एक हमारे लास्ट गेस्ट ने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, अच्छा, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ओके। क्वेश्चन बेसिकली ये है। So I would want to know from your next guest, how important is it to be connected to the roots and open up to newer findings, newer knowledge, and how do we do that? So yeah, exactly. It is a very interesting question, and it is again a very important question. हमको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। होता क्या है कि जब भी हम कुछ इंफॉर्मेशन को इनकाउंटर करते हैं ना, उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस कैसे करते हो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की लाइट में। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर आप उसको स्क्रीन पे चला देना कभी, है ना, लाइक व्हाट इज दिस? ये सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है छोटा लाइन के साथ। एक्सप्लेन तो मैं ऐसे ही करूँगा, बाकी कुछ और भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप इस इंफॉर्मेशन को आपके प्रीवियस इंफॉर्मेशन के लाइट में एक्सप्लेन कर रहे हो, है ना। आपके पास में कोई क्यू नहीं है, जो क्यूज हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप उनको यूटिलाइज कर रहे हो, राइट? यही हो रहा है ना, है ना। इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को हम हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के लाइट से उस जो हमारे हैं स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, उसी वे में इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको जनरेट करते हैं। ठीक। अब क्या हुआ कि ये आपने कभी ऐसा एग्जैक्ट देखा नहीं है। ठीक है, ये क्या था? द कप ऑफ टी विद सॉसर, ओके, एंड सम एरियल व्यू। बिल्कुल, या एग्जैक्टली राइट। लेकिन आपने अपने ब्रेन में, अगर मैं कोई कप बनाती हूँ, उसका एक हैंडल दिखता है और उस छोटा सा सॉसर इधर से आधा दिखता है क्लिप साइड, तो आप उसको कप ऑफ टी दे। लेकिन आपने क्योंकि एरियल व्यू देखा तो होगा, लेकिन पॉपुलरली आप उसको एरियल व्यू से अब आज नहीं एक्सप्लेन कर रहे इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को, है ना। तो दिस इज़ व्हाट कि इसलिए हम बियॉन्ड उस जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसके कई बार हमें एक बाउंड्री लाइन मिल जाती है, एक रेस्ट्रिक्शंस मिल जाता है कि हम उसके ज़्यादा नहीं सोच पाते। सो ये एक लिमिटेशन है हमारे ब्रेन को। ऐसा होता है ना कि आप बोलते हो कि ये तो कुएं का मेंढक है, इसने तो इतना एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता, और मैं कहाँ कहाँ घुमा हुआ हूँ, मैंने एक दुनिया देखी है, ये देखा है, तो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं फ्लेक्सिबल माइंडसेट से हूँ, है ना। उस पर्सन के जो लिमिटेड एक्सपीरियंसेस हैं, उसके कंसेप्ट बहुत लिमिटेड हैं, तो वो चीज़ों को उतने ही छोटे से एक्सपीरियंसेस के दायरे में एक्सप्लेन करेगा। रेस्ट्रिक्शंस है, तो न्यू एक्सपीरियंसेस में हमेशा एक रेस्ट्रिक्शंस तो रहती है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस कितने आपके पास रिच है या कितने रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो इनका था वो मैं कंटिन्यू कर देती हूँ कि एज इट इज़ जो हमारा ब्रेन का प्रोसेस है कि हम वटएवर जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, बट अगेन हम न्यू एक्सपीरियंसेस भी गेन करते हैं। सो वी नीड अ काइंड ऑफ ओपननेस इन आवर माइंड, और इसको एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी बोलते हैं।
हमारे पर्सनालिटी के जो बहुत सारे ट्रेट्स हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट ये है, हाउ मच ओपन यू आर टू न्यू एक्सपीरियंसेस, है ना? अगर हम अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, जो हमारे पास में नॉलेज है या जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बोलते हैं उतना ही, तो वी कैन नॉट ग्रो। सो दैट्स वाई जो मैम का क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट्स आर देयर, तो रूट से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है ना? जो चीज़ें हैं हमारे पास में स्टोर्ड इन मेमोरी उससे तो हमको यूज़ करना ही है, बट वी हैव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, वी हैव टू ओपन आवरसेल्फ फॉर द काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। एंड ये अगेन पर्सनैलिटी ट्रेट है इसलिए कि बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इससे कम ज़्यादा होता है किसी में, और जहाँ ज़्यादा होता है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। In order to grow, we can say. और इन ऑर्डर टू ग्रो नहीं, इन ऑर्डर टू थिंक इन अ वैरायटी वे। आपकी थिंकिंग कितनी ब्रॉड है वो डिपेंड करेगी कि आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस कितना हाई है आपके अंदर। फॉर एग्जांपल लाइक हम कहते हैं ना कि जनरेशन्स को, पुरानी जनरेशन गैप है ना? और कुछ उनमें से होते हैं जो इनकमिंग जो चीज़ें हैं, जो एडवांसमेंट है टाइम के साथ साथ हो रहा है ना, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग होते हैं, वहाँ नहीं होता है। सो इट मीन्स थिंकिंग लेवल पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रो करना चाहते हो ना, नॉट ओनली काइंड ऑफ किसी भी डायरेक्शन में या सक्सेसफुल होना चाहते हो, आपके थॉट्स कितने मैच्योर हैं उसके लिए भी आपको अपने जो थिंकिंग है उसको ब्रॉड करना होता है। ओपननेस उस वहाँ भी ज़रूरी है। तो ओपननेस जब होगी ना आपके थॉट्स में, तो आप नई चीज़ों के बारे में सोच सकोगे। तो गेटिंग माई पॉइंट कि साइकोलॉजिस्ट किस तरह से इसको लेते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड। अगेन रूट से कनेक्टेड रहना तो इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ अगेन, है ना? बेसिकली द लास्ट आई वांट टू नो, जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं वो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो उनके लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आप जानना चाहते हो। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली वो लोग जो कुछ पुरानी चीज़ों को, एंशिएंट चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं Correct, ना, right. इस हाँ। सो माय क्वेश्चन इज बहुत लेमन के फॉर्म में ही पूछ रही हूँ मैं कि हाउ दे डिटरमाइन द डेट ऑफ द फाइंडिंग्स, कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो कैसे डेट को डिटरमाइन करते हैं, हाउ दे डिटरमाइन द डेट ऑफ द पर्टिकुलर जो भी चीज़ है, जो भी इन्होंने एक्सप्लोर किया है। Findings. तो इज देयर एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर मेथड टू डिटरमाइन, जैसे मैंने सुना है कि कुछ कार्बन का कुछ करते Carbon हैं, dating is कार्बन there, डेटिंग करते हैं, right. साइंस में तो ऐसे ही सुना था हमने। तो एग्जैक्टली वो इसी तरह से करते हैं या कुछ और भी तरीके होते हैं, किन फाइंडिंग्स को पे बेस्ड रहते हैं वो टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट द डेट, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना पुराना है, कौन से समय का? कौन से समय का है। Okay, cool. Sure, I will definitely ask this question. And thank you very much, ma'am, for this Thank you. great episode. Thank Thank you very much.